ठीक है, चलो जी करें फिर आज का सेशन स्टार्ट। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं फॉरेन कंपनी। ठीक है, जो आपका इधर न्यू चैप्टर ऐड हुआ है, सीए इंटर। ठीक है जी। और अच्छे से नोट्स आपने बना रखे हैं, हाईलाइट वगैरह भी करने हैं। और एक ग्रीन कलर जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो न्यूमेरिक के लिए रखना है। लास्ट में एंड मोमेंट पे होते कि वो 30 डेज था क्या था, कि वो एकदम हमारे को पता चल जाए फिर उसके लिए। ठीक है जी, आओ सर। ठीक है, छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है इसमें हमारा। ठीक है, ये 18 हमने क्या किए थे, टॉपिक्स किए थे या सेक्शंस बोल दो इस। ठीक है, सबसे पहले मतलब मीनिंग क्या है हमारा फॉरेन कंपनी का। ठीक है, अगर कुछ रहता है आपका लिखने का, ये मैं आपको अपलोड कर दूंगी हमारे ऐप पे, सीएच के ऐप पे। ठीक है, और ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, मतलब ये हर चैप्टर का ये ढांचा स्ट्रक्चर इसलिए बनवाती हूँ कि लास्ट में सारे नोट्स के बाद फिर से रिवाइज करना एक ही पेज पर आ जाए। तो ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 50% वाली एक हमने लिमिट की थी। ठीक है जी। फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमारे को आरओसी को भेजने, रजिस्ट्रार को भेजने, किताबें कैसे बनानी है, अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। फिर नाम कहाँ कहाँ छापने कंपनी ने, है ना, कि मतलब जो जो ऑफिस है इंडिया में वहां पे। तो एक तरह से 2 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाता है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे सर्विस भाई, अगर यहाँ पर भारत में कोई ऑथराइज पर्सन है जो फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स ले ले, उसके बारे में है। फिर ये क्या आते हैं हमारे सेक्शन, ये वाले मेन सेक्शन से देखो बाइफिकेट भी करवाया था आपको। ठीक है, ये मिसलेनियस सेक्शंस थे कि डिबेंचर वाला एनुअल रिटर्न इनको भी बनानी है 92 वाले सेक्शन में, फॉर्म नंबर अलग होगा। ठीक है, फिर ये किताबों वाला, चार्जेस, एसेट गिरवी रखने वाला, इंस्पेक्शन वाला, कहते हैं ये वाले प्रोविजन फॉरेन कंपनी पे भी अप्लाई हो जाएंगे। फीस वगैरह कहाँ मेंशन है, उसके लिए अलग से रूल्स मेंशन है। इंटरप्रिटेशन में कुछ वर्ड्स के मीनिंग अलग से एलैबोरेट करके दे रखे हैं। तो बड़ा ना सिंपल, यहाँ पे 2 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है आपका। ठीक है, और जिन बच्चों ने रेगुलर मेरे साथ क्लासेस लगाई हैं, उनके लिए तो बहुत इजी होगा, है ना, कि मतलब जितनी बार रिवाइज करते जाएंगे ना, बहुत टिप्स पे चीजें हो जाएंगी। और कॉन्सेप्ट क्लियर तो ऑल क्लियर। ठीक है, नो रट्टा। हाँ जी, और प्रोस्पेक्टस भी आपको सिक्योरिटीज वगैरह ऑफर करनी है वहां पे इंडिया में लोगों को। ठीक है, तो कैसे करोगे, प्रोस्पेक्टस के थ्रू। प्रोस्पेक्टस पे प्रॉपर डेट होनी चाहिए। ठीक है, साइन होने चाहिए। ठीक है, और वो हमने देखा था चेयरपर्सन और 2 अदर डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए। ठीक है, फिर एक्सपर्ट की क्या होनी चाहिए वहां पे, कुछ अगर आप उनके कमेंट्स ऐड कर रहे हो तो एक ना बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों का, यार ये जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सीए के साइन हो, बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है कि मतलब अब तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो सेम वे अगर प्रोस्पेक्टस में हम किसी एक्सपर्ट की क्या डलवा दे, स्टेटमेंट डलवा दे, पब्लिक क्या करती है, विश्वास करती है उन एक्सपर्ट्स को, और फिर पैसा लगाने के लिए ट्रस्ट करती है, हाँ ये कंपनी में पैसा लगा। ठीक है, फिर क्या किया था हमने, ये जो प्रोस्पेक्टस है आरओसी को डिलीवर कर दो, कॉपी रजिस्टर कर ले वो। ठीक है, फिर आइडियाज के बारे में हमने पढ़ा था, आइडिया। ठीक है, ये आइडियाज क्या थे, आइडिया, जीडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरीज, एडीआर। ठीक है, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरीज, आइडिया क्या थे, आपको एग्जाम्पल देकर बताया था। क्या था ये, हाँ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, है ना, क्या था, अगर बाहर की कंपनी इंडिया में क्या करवाना चाह रही है, अपनी सिक्योरिटीज में पैसा लगवाना चाह रही है, जैसे बाहर कंपनी यूएसए में है, इंडिया में सिक्योरिटीज में पैसे लगवाना चाह रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स के थ्रू वो पैसा लगवाएगी भारतीयों का। ठीक है, बाहर की कंपनी जिसका जन्म बाहर हो। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ हमने क्या किए थे, सेक्शन 34 से 36 में जो क्या है पेनल्टीज वगैरह, जो ये सेक्शन में प्रोविजंस है। ठीक है, एक तो था हमें ये प्रोस्पेक्टस वाले कुछ सेक्शंस थे। चैप्टर कौन सा था, 3। ठीक है, कहते उसके प्रोविजंस भी आ जाएंगे, जैसे अगर प्रोस्पेक्टस में आपने कुछ गड़बड़ की है, जानबूझकर चीज छुपाई है, गलत दी है, तो वो वाली पेनल्टी वगैरह भी लग जाएगी। फिर ये कौन सा था, चैप्टर 20, बताना, वाइंडिंग अप का, वाइंडिंग अप, कहते वो वाले प्रोविजंस भी लग जाएंगे। ठीक है, फिर ये 392 में कहते, 391 में तो है ही है सजा। ठीक है, अगर ये फॉरेन कंपनी वाले जो प्रोविजंस है, इसमें से कुछ आपने कुछ फॉलो नहीं किया या कॉन्ट्रवेंशन किया है, ये अलग से है ये वाली सजा। आपको याद है इसमें पर डे लिमिट भी की थी हमने। हाँ हाँ, कुछ बच्चों ने कहा था मैम सच में ये 50,000 पर डे, हाँ सच में वो पर डे ही है। नहीं तो अब तक क्या था, हम कहते थे 100 रुपए, 500 रुपए ऐसे पर डे, अप टू मैक्सिमम ऑफ 50,000, ऐसे कुछ सेक्शन में हमने किया है। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम का कुछ नहीं दिया हुआ। जब तक गलती करता जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने की थी। हाँ हाँ, वो दूसरा था कंपनी और वो फॉरेन ऑफिसर इन डिफॉल्ट वाला था, वो वाला अभी आएंगे। मिनिमम मैक्सिमम थी
ठीक है, पर अगर वो गड़बड़ करता जाएगा उसके आगे भी उसको 50,000 पर डे की लिमिट दे रखी थी। अभी आएंगे उसके ऊपर, मिनिमम मैक्सिमम भी है वहां पे, कंपनी की ऑफिसर इन डिफॉल्ट की अलग से भी दे रखी है, पर डे की भी अलग से दे रखी है वहां पर। हाँ हाँ, ठीक है। और फिर कहते हैं कि अगर कंपनी गड़बड़ करी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रखे हैं वो अब इनवैलिड के हो जाएंगे। भाई पब्लिक के साथ अगर आपने कोई डीलिंग कर रखी है वो वैलिड ही रहेगा। ठीक है जी, तो वो इनवैलिड, भाई हमने पब्लिक को क्यों नुकसान करना है? अगर फॉरेन कंपनी कुछ कॉन्ट्रावेंट कर रही है, प्रोविजंस फॉलो नहीं कर रही यहाँ पे कंपनीज एक्ट के, फॉरेन कंपनी वाले, उसका मतलब नुकसान पब्लिक क्यों भुगते? तो ये वैलिड रहेंगे। ठीक है जी। फिर यहाँ पे कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन दे रखी है। एग्जेम्पशन किसको दे रखी है? काफी सारी जगह पे हमने पढ़ा, वो क्या थे? 3 लेटर्स, 3 लेटर्स और वो 4 लेटर्स। हाँ, एक वो अलग से एरिया है हमारे इंडिया का, एक वो हिस्सा है, SEZ, है ना? SEZ स्पेशल वाला इकोनॉमी। area। हाँ हाँ, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टैक्सेशन में डिटेल में पढ़ोगे। अलग से मतलब है इंडिया का पार्ट, अलग माना जाता है ना? क्योंकि यहाँ पे सारी टैक्सेशन पॉलिसीज वगैरह सब अलग हैं, एग्जेम्पशन दी जाती है यहाँ पे ये वाले एरिया को। ठीक है, फिर यहाँ पे कहता है अगर कोई बंदा फॉरेन कंपनी का नाम लेके अपना धंधा करे, बिजनेस कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या चलेगी? इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई चलेगी 210 के अंदर। तो मतलब देखो, जो 2 मिनट में पूरा आपका चैप्टर रिवाइज हो सकता है ये पहले वाले पेज पे। और जो मैं लास्ट सेशन में क्या करवाती थी, समरी, है ना, जो लिमिट्स वगैरह यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, 50% इधर वाली लिमिट थी। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं हमने कितनी देर के अंदर भेजने हैं इधर? ये 30 डेज। मतलब यहाँ 1 पेज समरी भी बन सकती है। नोट्स मतलब जिस मर्जी साइज के हम बना सकते हैं। ठीक है, रेगुलर सेशन में रेगुलर वाले नोट्स, फिर हम वो 2 पेज नोट्स बनाते हैं, ये 1 पेज आपका नोट्स बन सकता है समरी पे। ठीक है, और ऐसे ही हमने कितने फॉर्म्स किए हैं? 4 फॉर्म्स यहाँ पर किए हैं। फॉर्म नंबर भी आगे आगे मेंशन कर सकते हैं, फॉर्म नंबर FC 1 2 3 4, जो जो सेक्शन में मेंशन है। ठीक है, तो बहुत इजीली यहाँ पर बन जाए। तो आओ जरा आगे, सबसे पहले सेक्शन पे हम चले, सेक्शन 2 क्लॉज 42। ठीक है, आओ जरा, इसमें क्या थी? डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन जरूर क्लॉज के साथ याद रखना। क्या था बताना जरा, डेफिनेशन वाला फॉरेन कंपनी। और लास्ट में मैंने सारे ना सेक्शन नंबर सुनने हैं, और ना पता है कि स्टोरी की तरह लिंकेज करके करो। सेक्शन नंबर भी याद रखना ना, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये किया उसने, ये किया, वैसे ही सेक्शन नंबर। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक है ये सेक्शन हमारे फॉरेन कंपनी के, ये देखो। हाँ, 379 से 393 ए। और इसके अंदर वो कहानी सी बना लेंगे कि फॉरेन कंपनी ने कैसे काम किया, शुरुआत कहाँ से, मीनिंग क्या था, वहां से शुरू करेंगे हम। ठीक है जी, तो यहाँ पे फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? ठीक है जी, जिसका जन्म बाहर हुआ है, ठीक है, पर इंडिया में उसने एक दफ्तर खोला हुआ है, जिसको क्या बोल देते हैं? POB, प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, इंडिया में दफ्तर खोला हुआ, उसके थ्रू कामकाज चल रहा है। चाहे वो खुद कर रहे हैं देखो, चाहे किसी एजेंट के थ्रू, चाहे जाके करा जा रहा है वहां पे काम, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जा रहा है काम। ठीक है, पर कुछ काम चल रहा है वहां पे, बिजनेस एक्टिविटी चल रही है इंडिया में। और ये इलेक्ट्रॉनिक मोड का क्या मतलब है? हमने इन डिटेल यहाँ पर कुछ रूल्स है वहां पे बता रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया था हमने? इलेक्ट्रॉनिक मोड या डिजिटल मोड करने का, और इन डिटेल मतलब बता रहे थे क्या क्या काम इसमें इंक्लूड हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकल। आजकल पढ़ाई भी हम ऑनलाइन करें, ठीक है, शॉपिंग भी ऑनलाइन करें, इतनी सारी चीजें हो रही। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब, कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि मेन सर्वर इंडिया में ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक मोड में लिखा होता है कि भाई वहां पे इंडिया में ही होना चाहिए मेन सर्वर इंस्टॉल। कहाँ पे किया था ये? कहाँ पे किया था ये हमने? कौन से चैप्टर में? कंपनी अकाउंट्स में। ठीक है, वहां पे भी कहा था हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोड। हाँ हाँ, ठीक है। आओ जरा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या क्या काम हो सकते हैं? कुछ ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, B2B B2C, याद है कौन सी? जैसे कुछ दो दुकानदार मिलके या होलसेलर्स मिलके कर रहे हैं, या B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, दुकानदार कस्टमर को बेच रहे हैं, ये काम भी डिजिटली हो सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो सेकंड पॉइंट में देखो, लोग पैसा आपके पास जमा करवा रहे हैं, ठीक है, या सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हैं, वो भी ऑनलाइन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आजकल डीमैट अकाउंट ओपन होता है, सारा काम डिजिटली होता है। ठीक है, फाइनेंशियल, फिर आगे थर्ड पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल सेटलमेंट, जो भी हिसाब किताब है फाइनेंशियली जो भी, वो भी ऑनलाइन हो सकता है। मार्केटिंग वगैरह आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो रही है, तो ये सारे काम ऑनलाइन डिजिटल मोड में हो सकते हैं। एडवाइस करना है, ट्रांजेक्शन करनी है, कोई डाटाबेस रिलेटेड मार्केटिंग, वो ऑनलाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है ऑनलाइन? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट? हाँ जी,
हाँ, एक जगह से दूसरी जगह सामान, दूसरी से तीसरी जगह सामान, है ना, वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाने, किसके थ्रू, वो सारी चीजें भी हम डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकते हैं। मार्केटिंग, टेली कम्युनिटी, है ना, मतलब वर्क फ्रॉम होम आजकल इतना चल रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है, मतलब डॉक्टर की हमने एडवाइस लेनी है, वो भी हमारी आजकल टेलीफोनिकली या डिजिटल मोड में चल रही है। एजुकेशन, कुछ सर्च करना है, कुछ डाटा कम्युनिकेट करना है हमने, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मोड में हमारी आ जाती है। ठीक है जी। और हमने क्या क्या था, कहते हैं ये मोड क्या हो सकता है, डिजिटल मोड या इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब माध्यम क्या होगा, या ईमेल के थ्रू, या मोबाइल के थ्रू, या सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, आजकल वो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा चल रहा है, लैपटॉप में आ जाता है, ये इतना जीबी फ्री है, उसके बाद ये इतने प्राइस है। ठीक है, स्पेस कम हो जाता है। डॉक्यूमेंट कुछ मैनेज कर रहे हैं हम डिजिटल मोड में, ठीक है, या वॉइस या डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये सबको इलेक्ट्रॉनिक मोड बोल सकते हैं। ठीक है जी। फिर आगे हमने यहाँ पे क्या किया था, ये एग्जेम्पशन ज्यादातर किसको दे रखी है, इधर भी कौन सी थी एग्जेम्पशन, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम। कहते हैं अगर हम सिक्योरिटीज वगैरह ऑफर कर रहे हैं, है ना, सब्सक्रिप्शन या लिस्ट करवा रहे हैं, किधर, एसईजेड वाले एरिया में। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोल देते हैं, आईएफएससी, आपको डिटेल में मतलब भी बताया था पिछले चैप्टर में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। क्या था वो एरियाज, हाँ जी बोलो, बोलो बोलो। हाँ, मतलब जिसको लाइसेंस दे रखा है, किसने, आरबीआई ने। हाँ, किसने दे रखे लाइसेंस, आरबीआई ने, इर्डा ने। ठीक है, उन्होंने लाइसेंस दे रखा है कि आप ये वाले एरिया में कामकाज करो। ठीक है, हाँ, सेबी, इर्डा, आरबीआई, इन्होंने क्या दे रखा है, लाइसेंस इशू किया हुआ है कि आप ये वाले एरिया में काम कर लो। कौन से वाले, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसीज अलग होती हैं। ठीक है जी। और फिर एक ना हमारा अखबार में छपा था, प्रेस रिलीज हुई थी 27 जुलाई 2021 में। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर थे हमारे श्री राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, तो ये कुछ एक फैक्ट है, ठीक है, अलग से बता दिया उन्होंने, बोला 320, ठीक है, फॉरेन कंपनीज रजिस्टर हुई थी इंडिया में 2018 से 2021 के बीच। ठीक है, चलो, एक ये फैक्ट ऐड हुआ था, है ना, क्योंकि आपके एमसीक्यू भी आने हैं, पर हमारे को है कि प्रैक्टिकल बेस्ड ही ज्यादातर आएंगे, केस स्टडी बेस्ड ही आपका सारा पेपर होगा। पर हो सकता है बीच में एक आधा डायरेक्ट भी डाल दें, है ना, तो ये भी चीज हो सकती है। तो 320 है हमारी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था हमारा 379। क्या था इसमें, देखो, मतलब जितनी बार करते जाएंगे ना चीजें, मतलब बहुत सिंपल बनती जाएंगी। जो बच्चे रेगुलर लगा रहे हैं उनको तो लग रहा होगा कि हाँ ये तो आता है मैम, है ना, ऐसे लग रहा हो कि मैम स्लो कराइए, जल्दी कराओ, है ना, क्योंकि ये चीज आती है तभी ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। ठीक है, 379, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज। ये जो एक्ट हम की बात कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज के ऊपर, ये अप्लाई करेगा कौन सी वाली फॉरेन कंपनीज, इसका मतलब कहाँ पे देखा है, ये काफी जगह पे अप्लाई होने हैं, क्लॉज के साथ याद रखने हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 42। ठीक है, तो ये चैप्टर कौन सा था, चैप्टर 22, चैप्टर 22वां है ये हमारा। ठीक है, एंड रोमन नंबर्स में लिखे होते हैं हमारे चैप्टर। ठीक है, तो ये फॉरेन कंपनीज वाला ये जो प्रोविजन है किसके ऊपर अप्लाई करेगा, जिसका मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 42 में दे रखे हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है। और फिर और किया था, कहते ये तो ठीक है, इनका मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 42 में दे रखे हैं। ठीक है, और क्या था इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट, कहते ठीक है सेक्शन 2 क्लॉज 42 में वो कवर हो रही है फॉरेन कंपनी। ठीक है, उसके बाद हमने और पॉइंट किया था, कहते वो फॉरेन कंपनी जिसमें, हाँ, जिसमें क्या, कम से कम 50% शेयर कैपिटल किसने होल्ड करके रखी हुई है, भारतीयों ने, चाहे इंडिविजुअली, चाहे भारतीय कंपनियों ने, ठीक है, या दोनों ने मिलके। ठीक है, मतलब उनका हिस्सा है उस कंपनी में 50% से ज्यादा का। ठीक है, तो उस कंपनी को क्या मानेंगे, बताना जरा, उस कंपनी को कैसा माना जाएगा, हाँ, जैसे कि वो इंडियन कंपनी ही ना क्यों ना हो, यही लिखा था मैंने हिंदी में, ऐसे मानोगे कि जैसे वो कंपनी इंडिया में ही बनी हो, डीम्ड इंडियन कंपनी मानेंगे। और जो हमने मान लिया जिसको इंडियन कंपनी, उसके ऊपर कौन सा एक्ट लग जाएगा, वो वाली कंपनी के ऊपर, हाँ, हाँ, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 42 में जो कवर हो रही है उसके ऊपर ये स्पेसिफिक फॉरेन कंपनी वाले प्रोविजन तो लगेंगे, पर जिसके अंदर भारतीय नागरिकों का या भारतीय कंपनी को क्या है, पैसा लग रखा है, कितना, 50, मेजोरिटी बोल दो, 50% या उससे ज्यादा, भाई उनका कंट्रोल हो गया एक तरह से ज्यादा। तो ये एक तरह से डीम टू बी, ऐसा माना जाएगा इंडिया में इसका जन्म हुआ था, और पूरा का पूरा एक्ट जो जो लगने वाले होंगे लग जाएंगे। फॉरेन कंपनी वाला तो लगेगा और भी लग सकता। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। ठीक है, एंड ये जितनी भी हम चैप्टर के बाद रिविजन कर रहे हैं ना,
कई बार क्या होता है कि जैसे पेपर में वो जो एक छुट्टी होती है ना, कई बार हम क्या करते हैं, वीडियोस ढूंढ रहे होते हैं फटाफट रिवाइज करने के लिए, तो मैं अलग से एक फोल्डर बना दूंगी ऐप में रिविजन्स का। ठीक है, तो वो बड़ी हेल्प मिल जाएगी फिर आपको उससे। ठीक है जी। आओ जरा, फिर हमने 380 में क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, डॉक्यूमेंट्स, ये लगाई थी ये वाली क्लास। ठीक है जी। अच्छा अच्छा ठीक है, 380 में क्या था, ये जो फॉरेन कंपनी की बात करें, इनको कुछ ना डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने किसके पास। ठीक है, ये हमारा बड़ा बंदा है रजिस्ट्रार, आरओसी। इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जाने, इसने सारा डाटा मेंटेन करके रखना है। ठीक है जी। आओ जरा एक बार देखें क्या था और कितनी देर में जमा कराने हैं यहाँ पे। ठीक है, जिन बच्चों के नोट्स अभी स्टार्ट किए बनाने, ये देखो, ये पूरे पेज में आपको हरा रंग नजर आ रहा है ना। पेपर से पहले मैं क्या करती थी, अपने नोट्स में बस फटाफट हरे रंग वाला नजर मार लेती थी, क्योंकि बाकी तो कंटेंट एक तरह से पता ही होता है, उसी में ही कंफ्यूजन होती है, 30 दिन था, 90 दिन था, 120 था, क्या था। फटाफट पेजेस पलट लेती थी वो कुछ मिनट्स पहले, या वो जो जितना टाइम रखा होता था कि इसके बाद पढ़ाई नहीं करनी है ना, तो उसमें बस ये हरे रंग वाला फटाफट स्क्रॉल कर लेती पेजेस, फटाफट रिवाइज हो जाता था हमारा। ठीक है, इसलिए कहती हूँ न्यूमेरिक वाला अलग से हमारा कलर रेड। ठीक है जी। 30 दिन के अंदर कब से। और यहाँ पे एक मेन चीज, फॉरेन कंपनी में क्या चल रही है, पीओबी, जो इंडिया में धंधा चल रहा है, इंडिया में जो दफ्तर खोला उससे रिलेटेड है काफी चीजें। ठीक है जी। अच्छा, इधर समझ आ रहा है बच्चों को। हाँ जी, इधर ऑनलाइन ऑफलाइन फास्ट तो नहीं लग रहा, बताओ जरा। बोलो जी नो बोलो। मैम। नो मैम। ठीक है नो ठीक मैम। है ठीक। ठीक है, और जो बच्चे लगा रहे हैं फर्स्ट टाइम, उनको भी आई थिंक आ रहा होगा समझ में, है ना। इधर कोमल, हर्षप्रीत, इधर मुस्कान, है ना। चलो, हाँ जरा, यस मैम। 30 दिन के अंदर और ये ना कॉमन टाइम लिमिट है 30 दिन हमारी। ठीक है जी, 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, और एक दिन मैंने क्या करना, अभी तो मैं रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, फिर आपसे करवाना रिवाइज पूरा पूरा मैंने। ठीक है, चलो थोड़ा सा हो जाए ना सिलेबस, फिर आपसे काम करवाना है बहुत सारा मैंने। ठीक है, और जो डेली होमवर्क मैं ना देती ही हूँ, डिपॉजिट्स के क्वेश्चंस, ठीक है करनी है, फटाफट करो, फिर डिस्कस करेंगे आप। ठीक है, आओ जरा। ठीक है, और अलग से टाइम भी रख लेंगे डिस्कस करने का, जो भी आपके डाउट्स होंगे। ठीक है, आओ जरा, 30 दिन के अंदर ना, जब आपका यहाँ पे ऑफिस बन गया, तैयार हो गया है, काम धंधा आप शुरू कर सकते हो उस ऑफिस में, 30 दिन के अंदर आरओसी को ये डॉक्यूमेंट जमा कराओ। क्या क्या है देखो, यहाँ पे मैंने छोटी सी एक समरी बनाई है। ठीक है, ये देखो समरी सी बनाई है। ठीक है, ये आपको लास्ट में समरी अलग से बनवाऊंगी ना, उसमें लिख के ऐड करके दे दूंगी, ये साथ में लिख दी थी। ये क्या थी, एमओए एओए, ये देखो जरा, जन्म पत्रियां। ठीक है, जन्म पत्रियों से रिलेट करती होती है एमओए एओ को, समझ आई आपको। ठीक है, एमओए एओए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी का नाम, क्यों जन्म हुआ है कंपनी का, किस काम के लिए, और उसमें क्या होता है एओए वगैरह में सारे रूल्स रेगुलेशन, वो सारी चीजें अलग से फॉर्मेट गिवन है इसका हमारा। ठीक है, तो ये जन्म पत्रियां, और मेन ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे, उसका एड्रेस, और फिर पीओबी, इंडिया में कौन से मेन ऑफिस, उसका एड्रेस। ठीक है, फिर पीओबी आपने, देखो जरूरी नहीं है कि फॉरेन कंपनी सिर्फ एक ही ऑफिस खोले इंडिया में, एक से ज्यादा भी खोल सकती है, पिछला बंद करके और खोल दिया, 10 जगह पे खोला था, 2 जगह बंद कर दिया, उसकी डिटेल बताओ, कौन सा ओपन किया, कौन सा क्लोज किया। ठीक है जी। हाँ जी, फिर डायरेक्टर्स की क्या देनी है, लिस्ट देनी है डायरेक्टर्स की, सेक्रेटरी की, और उसमें क्या क्या चीजें थी, जनरल चीजें थी, नाम पता एड्रेस, पापा का नाम, मम्मी का नाम, स्पाउस का नेम, ठीक है, और पुराना नाम, लेटेस्ट नाम। ठीक है, और वो डिक्लेरेशन सी लेनी है, डायरेक्टर का डिन नंबर चाहिए, और किसी में तो नहीं डायरेक्टर, वो सारी चीज जनरल सी चीजें। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये आगे क्या लिखा है मैंने, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया इंडियन होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स अपने पास मतलब रिसीव करेगा। और उसका क्या होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए ना, रजिस्ट्रार को ये भी भेजना है हमें। फिर डिक्लेरेशन लेनी है ये वाले दो ऊपर वाले बंदों से, डायरेक्टर और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से, कि भाई इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, या ये इनके ऊपर कोई बैन नहीं लगा, किससे रिलेटेड, कंपनी बनाने मैनेज करने से रिलेटेड, तो डिक्लेरेशन। ठीक है, या और कोई इन्फॉर्मेशन जरूरी है, वो आरओसी को बता दो। ठीक है, तो ये देखो कितनी तरह के नोट्स बन सकते हैं, देखो जो हमने ये क्लास में बनाए थे। ठीक है, ये देखो ये क्लास वाले थे नोट्स। ठीक है, इसमें मॉड्यूल की हर चीज कवर्ड है। ठीक है, मतलब बाद में आपको मॉड्यूल साथ साथ जरूर इसलिए कहती हूँ कि एक बार रीडिंग दे दो, बाद में बेशक मत मॉड्यूल ओपन करना। ठीक है, और देखो फिर आगे, इसका शॉर्ट वर्जन ये, इसका और कम्पैक्ट वर्जन ये देखो, एक और बना दी। ये देखो जन्म पत्रियां, जन्म पत्री देखो एक बार, मतलब बहुत इजी, और भी बना सकते हैं, जो टॉपिक्स में पता है क्या करती थी, जो पॉइंट्स, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते थे,
ऐसे अलग जगह पे लिख के ना अपनी कोई कहानी, स्टोरी या कीवर्ड बना लेती। ठीक है, तो कोई भी सेक्शन आपको भी मुश्किल लगे, है ना, या मतलब मेरे को लगे ये बच्चों के लिए मुश्किल होगा, तो मिलके कहानी बना लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, जन्म पत्रियां। और फिर दफ्तर की बात हो रही, कौन सी वाले, एक तो रजिस्टर्ड मेन ऑफिस, दूसरा एक भारत में जो मेन ऑफिस है उसकी, और पीओबी की बात हो रही थी इसमें, और जो भी ओपन किए हैं, खोलने हैं, बंद किए हैं, उसके बारे में बता दो। फिर डायरेक्टर्स की लिस्ट और वही जनरल डिटेल सारी, ठीक है। उसके बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में है, डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा, उसका नाम पता। और ये लोग क्या देंगे, डिक्लेरेशन देंगे। ठीक है, और मैंने क्या किया, देखो मैं ऐसे बनाती होती थी अपने शॉर्टकट्स जब पढ़ती थी। पहले पहले लेटर क्या कर लिए मैंने, ये देखो क्या कर लिए मैंने, है ना, नोट कर लिए अलग जगह पे, ये देखो, JODA। ठीक है, फिर मैं क्या करती थी, ये जो पहले पहले लेटर है ना, इससे अगर कोई वर्ड बन सकता है वो बनाती होती थी। ये क्या हुआ, एक तरह से जब पहले लेटर लिखे ये बन ही गया। इसको आप रिलेट कर सकते हो मूवी से, जो जोधा अकबर थी, इसको जोडा के नाम से हम कर सकते हैं। मतलब इससे कुछ भी है अपना, कोई वर्ड बन सकता है, बड़ा इजिली याद रख गए। 380 में कौन से वो थे डॉक्यूमेंट्स, जोधा। ठीक है, ज से जन्म पत्र, या ओ से वो दफ्तर वाली ऑफिस वाली बातें, डी से वो डिक्लेरेशन, है ना, कौन से लोग देंगे यहाँ पर, डी से डायरेक्टर्स, है ना, और हमारा साथ में इधर ए आ जाएगा, ऑथराइज। जन्म पत्रियां, ऑफिस, डायरेक्टर, ऑथराइज, जोधा। ठीक है, मतलब इतनी कहानी इसको 4 लेटर्स में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो तभी होगा अगर स्टार्टिंग से साथ साथ कर लो मेरे साथ, है ना। तो ऐसे बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको लास्ट में मैंने समरी में लिखवाऊंगी, वो पेजेस दूंगी अलग से आप। ठीक है, तो इसलिए कहती हूँ जितनी बार रिवाइज करते जाओगे ना, ये देखो पूरा सेक्शन है तो आप पढ़ोगे, इतने मिनट्स लगाओगे कहाँ, बस जोधा बस हो गया, आगे चलो। ये तब होगा अगर रेगुलर हो क्लासेस। ठीक है, चलो वही देखो यहाँ पे, इनको क्या क्या नाम दियो, चार्टर, स्टैट्यूट्स, है ना, कि मतलब जो मेन बताते हैं कंपनी के बारे में, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स या कोई और। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, ये भी कॉमन चीज है, तो क्या दे दो, सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी दे दो, अंग्रेजी भाषा में सर्टिफाइड मतलब साइन करवा के दो। ठीक है, फुल एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का, डायरेक्टर की लिस्ट दे दो, सेक्रेटरी की, उसमें उसका फुल नेम, पुराना नाम था वो, मम्मी पापा वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, नेशनैलिटी क्या थी ओरिजिनल वाली वो बता दो, पासपोर्ट रिलेटेड डिटेल्स बताओ, इसमें पैन नंबर, ऑक्यूपेशन क्या काम है, डायरेक्टर है वहां पर किसी और कंपनी में, इंडियन कंपनी में, डिन नंबर। डायरेक्टर से जहां डायरेक्टर वहां पे उसका आईडी नंबर को क्या बोलेंगे, डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कौन सी कंपनी में है। ठीक है, एंड सिन नंबर, आपको याद है एमसी की वेबसाइट पे दिखाया था। ठीक है, जब हम किसी कंपनी को सर्च करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से दिखाते। ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, कोई ना। आप याद है आपको दिखाया था मैंने एमसी की वेबसाइट, कोई ना फिर से दिखाती हूँ। एमसी की वेबसाइट पे किसी कंपनी का नाम डाल के सर्च करते हैं, सिन नंबर, आईडी नंबर होता है, वो होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जनरल से पॉइंट है। अगर समझ है ना कॉन्सेप्ट की तो खुद लिख सकते हैं, कोई रट्टा चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मेंबरशिप नंबर, सेक्रेटरी का ईमेल आईडी, ये सारी जनरल सी कॉमन चीजें। आगे चलो फिर। ठीक है, फिर वही आ गया ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में, उसका नाम पता बता दो। फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिया, उसका एड्रेस बता दो, कोई खुला कोई बंद हुआ पहले वो बता दो। इन लोगों की क्या कर ली, डिक्लेरेशन बता दो। ठीक है, इजी करने का वे क्या होता है कि इधर उधर मॉड्यूल में हौच पौच करके ऊपर नीचे पॉइंट दे रखे हैं, उसको समरी में कनेक्टिविटी वाले पॉइंट्स को, ये ट्रिक होती है, जो कनेक्टेड पॉइंट्स है ना उसको एक साथ लिख लो। ठीक है, तो याद रखना बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है जी, जैसे जोधा था, जन्म पत्रियां, ऑफिस, दो ऑफिस की बात हो रही है, मेन ऑफिस और इधर इंडियन वाला ऑफिस। ठीक है, और इंडियन ऑफिस वाला कोई खुला है बंद हुआ है उसके बारे में बता दो। फिर डी से डायरेक्टर्स की लिस्ट, और उसमें सारी वो जनरल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और कौन सा था, ए से ऑथराइज रिप्रेजेंट इंडिया में जो बंदा है वो नेम, उसका नाम पता भेज दो। ठीक है, और वो लोगों की, 2 लोगों की डिक्लेरेशन भी चाहिए। ठीक है, और ये देखो कौन सी डिक्लेरेशन, कि ये कोई कॉन्विक्टेड या डीबैड, उन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया किस चीज से लेकर, फॉर्मेशन कंपनी बनाने और मैनेज करने से लेकर, या कोई और इन्फॉर्मेशन। अब आगे जी हमारे फॉर्म, पहला फॉर्म कौन सा था, हाँ ठीक है, और ये लेटेस्ट कौन से वो चैप्टर सी, एफसी मतलब फॉरेन कंपनी मैन, ये पहला फॉर्म है। ये भर के देना होता है हमारे को रजिस्ट्रार को, उसके साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फीस के साथ, और उसके साथ ना एक अप्रूवल, अगर उस कंपनी को किसी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है, ठीक है जी, तो उसकी अटेस्टेड करके, साइन करके, मतलब सेल्फ अटेस्ट करके वो कॉपी भी लगानी होती है। जैसे अगर आपको कुछ फेमा के होते हैं,
जो फॉरेन ट्रांजेक्शन होती है उसके ऊपर कौन से प्रोविजन लगते हैं? फैमा के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसमें ना कुछ होता है कि कुछ कंपनीज को ना आरबीआई से अप्रूवल लेना होता है। अगर आपको लेना है तो फिर आप कॉपी लगाओ साथ में, या और किसी अथॉरिटी की लेनी है वो। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, इंडिया में काम करना है, फॉरेन कंपनी जिसका जन्म बाहर, अगर अप्रूवल लेना है किसी से, इंडियन अथॉरिटी से, तो अप्रूवल लगाओ, या और किसी अथॉरिटी से। और अगर आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप डिक्लेरेशन, एक लेटर लगा दो साइन करके कि हमें तो जरूरत नहीं है, ताकि कोई बाद में आपको ब्लेम ना करे। ठीक है जी, आओ जरा। फिर अच्छा, यहाँ पे कौन से वाले रजिस्ट्रार को ये सारी चीजें भेजनी है, FC1 में डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, फीस भर के, है ना, साथ में ये कौन सी वाली, जिसका कंट्रोल कौन से वाले एरिया पे है, न्यू दिल्ली वाले, ये बोला था यहाँ पर। ठीक है, और आपको बताया था फीस रिलेटेड कहाँ पे चीजें, कौन से वाले रूल्स है नाम, इसका अलग से सेक्शन भी बताया हुआ है, फॉरेन कंपनी का एक एक सेक्शन अलग से इसी का ही बनाया हुआ है बताने के लिए कि फीस रिलेटेड कहाँ पे है चीजें। कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस रूल्स 2014, ये नाम है रूल्स का, जिसमें सारा फीस रिलेटेड मैटर दे रखे हैं। फिर आगे के रूल एड किया था, इसमें क्या था, अगर कोई फॉरेन कंपनी जिसका जन्म बाहर हुआ था और धंधा इंडिया में चल रहा है, पीओबी अगर कोई बंद कर रहे हो, आप मतलब ऊपर किया था ना कि ओपन भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी दो। कहते अगर कोई बंद भी करे उसकी इन्फॉर्मेशन दो, ताकि अब आपको आगे से जरूरत ना पड़े, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी फिर उस पीओबी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आरओसी को देने की। ठीक है, और उस डेट से जब आप बता दोगे रजिस्ट्रार, ठीक है, तब आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी, जिम्मेदारी नहीं लेगी कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की उस पीओबी से रिलेटेड। क्योंकि अभी पढ़ के आए ना 380 में, 30 दिन के अंदर पीओबी जब आपका बन गया, ये डॉक्यूमेंट्स देने, आप बंद होने की भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर लाइबिलिटी, पनिशमेंट, वो एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या किया था, जो एग्जिस्ट कर रहे थे पुरानी कंपनीज एक्ट में, कौन सा था कंपनीज एक्ट 1956 में, आपको वो बेयर एक्ट में भी बताया था, सेक्शन 592 सिमिलर था हमारा। ठीक है, जो ये 380 है, कहते ये नया कंपनीज एक्ट आने से यही नहीं कि वो वाली पुरानी कंपनी जो उस तहत वो वाले प्रोविजंस लग रहे थे वो खत्म हो जाएगी, उनकी ऑब्लिगेशन है, वो वैसी चलेंगी, उनको देने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन से फॉर्म की बात कर रहे थे, फॉर्म नंबर 2 कौन सा था, बोलो जी बोलो। हाँ, हाँ, कोई भी अगर चेंजेस वगैरह होती है हमारी, ठीक है, जो भी ऊपर डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, किसी डॉक्यूमेंट चेंजेस है, ऑल्टरेशन है, कुछ भी है, तो आप क्या करो, ये 30 दिन के अंदर अंदर, जब आपने क्या किए हैं, ऑल्टरेशन किए, चेंजेस किए हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार को भेज दो वो। कैसे भेजो, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 2 में सारी चेंजेस की डिटेल जाएगी। ठीक है, तो वो जो पहला पेज स्ट्रक्चर है ना, उसी सेक्शन के, जैसे 380 में क्या आ रहे हैं, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, ठीक है, पहले पेज पे वही लिख सकते हैं, 1 पेज समरी वो वही बन जाएगी हमारी। ठीक है जी, आओ सर। 381 क्या था, किताबें कैसे बनानी, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। ठीक है जी, अब इसमें क्या था, कहते कि जो फॉरेन कंपनी जिसका जन्म बाहर हुआ है, उसको, अब ये देखो येलो कलर मैंने किस लिए रखा था यहाँ पे, आपका कीवर्ड्स, कि आपको एक एक वर्ड पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस वो हाईलाइटेड वर्ड्स पढ़ लो, बस सफिशियंट है। ठीक है, जब टाइम कम होता है हमारे पास। ठीक है जी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, फिर तो इतना डिटेल में आगे जाने की जरूरत नहीं होती, समझ आ जाती है फिर तो चीजों। ठीक है, जो इंडिया में काम चल रहा है उससे रिलेटेड आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के, किस फॉर्मेट में, मतलब बैलेंस शीट पीएनएल आपको, जो इंडिया में बिजनेस चल रहा है, फॉरेन कंपनी जिसका जन्म बाहर हुआ है, कौन से शेड्यूल में, कौन से फॉर्मेट में, शेड्यूल 3 में आपको बना के देना शेड्यूल 3। है। हाँ, रजिस्ट्रार को वो कॉपी डिलीवर कर। ठीक है जी, और वो कैसे, उसके साथ क्या क्या चीजें अटैच होंगी, वो कौन से वाले चैप्टर या प्रोविजंस फॉलो करोगे, बोलो जी, कौन से वाले प्रोविजंस फॉलो। हाँ, ये देखो, अकाउंट्स ऑफ चैप्टर अकाउंट्स ऑफ 9। कंपनी। कंपनी। हाँ, चैप्टर 9। ठीक है जी, तो मतलब वही है, ये चैप्टर में ज्यादातर बोला है कि कंपनीज एक्ट का वो वाले प्रोविजन भी लग जाएंगे, अकाउंट्स वाले भी, ऑडिट वाले भी लग जाएंगे। ठीक है, और कौन से वाइडिंग अप वाले भी लग जाएंगे, प्रोस्पेक्टस वाले भी लग जाएंगे, जौन से टॉपिक की बात होती है कंपनीज एक्ट में उठा के वो कहते हैं वो प्रोविजन लग जाएंगे। ठीक है, तो किताबें कैसे बनानी है, चैप्टर 9 के अकॉर्डिंग बनानी है। ठीक है, और साथ में आपको क्या लगाना है, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो जो चीजें चैप्टर 9 में मेंशन थी, जो हमने इतनी सारी चीजें की थी वहां पे। ठीक है, और क्या क्या लगानी है आपको, CFS कंसोलिडेटेड, ये क्या है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर फॉरेन कंपनी ने बना रखी है फॉरेन लॉ के हिसाब से, तो उसकी भी कॉपी लगा दो। ठीक है जी, मेरे को वो बताओ, सेक्शन नंबर ऑफ क्लॉज फाइनेंशियल ईयर का क्या था, टू डेफिनेशन क्लॉज कहाँ फोर्टी कैसे वन बनी। हाँ, ये देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 41। ठीक 241। है,
हाँ देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये वाले चैप्टर में दो ही तो आ रही है डेफिनेशंस, किसकी, फॉरेन कंपनी की, ठीक है, और एक फाइनेंशियल ईयर की आ रही है, ठीक है, इसका 241 है और इसका क्या है 242 है, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया था नंबरिंग करो पेजेस की, जो टॉपिक्स रेपिटेटिव हो रहे हैं वो पेज नंबर मेंशन कर सकते हैं इंस्टेड बार बार लिखने के, ठीक है, पर आपके रेफरेंस के लिए देखो मैंने जो पहले करवाया था इधर ही साथ में अटैच कर दिया, ठीक है। क्या किया था यहाँ पे, जिन कंपनी यहाँ पे क्या किया था, फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब होता है, वैसे 31 मार्च होता है, ठीक है। हाँ, है ना, जिन बच्चों ने मेरे साथ नहीं किया यहाँ पे अब समझ लो फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जैसे कोमल है, हर्षप्रीत है, ठीक है, आपका आई थिंक रहता है वो वाला चैप्टर, है ना, वो कंपनी अकाउंट्स वाला, क्या था जिनका, उसमें क्या मेंशन था, जिनका जन्म कब हुआ है, न्यू ईयर पे या उसके बाद, 1 जनवरी या उसके बाद, उनके लिए फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, मतलब अगर सपोज 1 फरवरी को नेक्स्ट कंपनी बनी, हाँ 1 फरवरी से उसी साल का 31 मार्च है, उसके अगले साल का, उसके अगले अगले साल का। ऑफ द फॉलोइंग है, मतलब अगला, ये देखो आपको बताया था अगला साल, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर, मतलब जिस साल बनी है, न्यू ईयर या उसके बाद जन्म हुआ 1 जनवरी उसमें, तो उसके अगला साल 31 मार्च अगले साल तक का उसका कवर हो जाएगा, वो फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, ठीक है। और किसको बोला हुआ है यहाँ पर, कहते हैं अगर कोई कंपनी है, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट किस कंपनी की, ठीक है, जिसका जन्म बाहर हुआ था, जिस कंपनी का जन्म बाहर हुआ था उसकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, जिसका मतलब हमने प्रिलिमिनरी चैप्टर में किया था, ठीक है, वही कंट्रोल वगैरह वो सब, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, याद है ये टर्म्स आपको, हाँ याद है क्या आता है सब्सिडरी में, हाँ मोर देन 50% वाला, ठीक है, तब ये मम्मी पापा वाला रिलेशन बनता है हमारा, ठीक है। और ये एसोसिएट वाला क्या था, हाँ क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है, सच में रेगुलर लगाओगे ना तो मजा आएगा सच में, नंबर भी मजे वाले ही मिलेंगे, सच में मजा आएंगे देख के, जब नंबर आएगा ना, रिजल्ट आएगा, सच में अभी मजे से पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, ठीक है, एंड आंसर देते हो ना पता चलता है कि हाँ चीजें आ रही हैं समझ में, ठीक है जी। और कहते हैं ये कंपनीज को क्या करना पड़ता है, कंसोलिडेशन, है ना, कंसोलिडेट करके, है ना, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, वहां कुछ और साल है इधर कुछ और है, तो उस चक्कर में उनको अलग साल ऑप्ट करना पड़ता है 31 मार्च के अलावा वाला, तो कर सकती है नहीं, क्या किया था हमने, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या चाहिए होगी, उनको अप्रूवल सेंट्रल। चाहिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर अप्रूवल चाहिए होगी, फिर वो कर सकते हैं। यही सेम चीज कहते हैं किस केस में अप्लाई हो जाएगी, आपकी फॉरेन कंपनी के केस में इधर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, कहते हैं जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी फॉलो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च, कोई और भी कर सकते हैं, अप्रूवल किसकी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, वही चीज है, ठीक है, मतलब इंटरलिंकिंग है पिछले चैप्टर्स की भी। आओ जरा, फिर आगे क्या किया था यहाँ पे, सरकार चाहे तो ये जो ऊपर हम बैलेंस शीट पीएनएल बनाने की प्रोविजन है, हो सकता है किसी को एग्जेम्प्ट कर दे कंपनी को, या को चेंजेस कर दे किसी में, और अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए चीजें, ये इतने टाइम से बोलते हैं, नहीं है तो सर्टिफाइड कॉपी अंग्रेजी भाषा में लगा दो, ट्रांसलेट कॉपी मतलब ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, और वो सर्टिफाइड मतलब साइंड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है जी। आओ सर, ठीक है, अच्छा फॉर्म नंबर 3 क्या था, मैम लिस्ट ऑफ हाँ डिक्लेरेशन। हाँ, मतलब देखो 4 फॉर्म्स आ रहे हैं यहाँ पर, फॉर्म 1 की है अभी जो डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, फॉर्म 2 में जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसमें चेंजेस, लिंक एक स्टोरी लाइन बनाया करो ऐसे, 3 में क्या है, पीओबी जो इंडिया में ऑफिसेज हैं उसकी लिस्ट, ठीक है, ये देखो लिस्ट ऑफ पीओबी भेजनी होती है हमारे को रजिस्ट्रार को, ठीक है जी। ये क्या सेक्शन पढ़ रहे हैं हम, ये 381 पढ़ रहे हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनी, कि यहाँ पे रजिस्ट्रार को हमारे को क्या क्या चीजें भेजनी है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी, है ना, और सीएफएस बनाया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसकी कॉपी, ठीक है, ये चीज था। और उनको क्या भेजना, आरओसी को लिस्ट भेजनी है किसकी, जो जो दफ्तर खोल रखे हैं इंडिया में पीओबी, वो किस फॉर्म में भेजने, फॉर्म नंबर 3 में, तो 3 नंबर हो गया पीओबी वाला, ठीक है जी, ये चीज होगी। अच्छा, और फिर ये रूल 8 में बोले अगर कोई दफ्तर बंद करते हो तो भी बता दो, फिर आपकी फिर लाइबिलिटी जिम्मेदारी खत्म डॉक्यूमेंट्स भेजने की उस दफ्तर से रिलेटेड, ठीक है, वो तभी अगर और कोई आपका ऑफिस नहीं है तब जिम्मेदारी खत्म होगी, आप बताओ 10 ऑफिस थे सिर्फ 2 बंद किए हैं, बाकी के 8 के लिए तो आपकी लाइबिलिटी है ना अभी जिंदा, ठीक है, तो बिल्कुल सच में जनरल है, कॉमन है बिल्कुल, अगर आप समझ से करो लॉ को,
अच्छा, फिर हमने यहाँ पे क्या कहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उनको क्या क्या चीजों की डिटेल भेजनी है जो भी रिलेटेड पार्टी से, है ना, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो वो पता होनी चाहिए, अपनी लोगों से आप कर रहे हो, ठीक है। या प्रॉफिट आप कहाँ कहाँ बांटने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, लगाने का सोच रहे हो, उस या लगा भी दिया तो वो बता दो, ठीक है। डिविडेंड्स वगैरह कितने आप बांटने हो, प्रॉफिट्स वगैरह ट्रांसफर कर दिया आपने, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी बता दो, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है ना, या ये जो ऊपर पीओबी वाली लिस्ट की बात की थी हमने, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ये ट्रांजैक्शन वाली हमने इंफॉर्मेशन की बात की थी, वो जो ऊपर बात कर रहे थे ना, फॉरेन कंपनी, है ना, जब क्या करती है, रजिस्टर होती है ना, उसको आरओसी को ये भेजने होते हैं, कौन सी, जोधा वाली, जोधा वाली चीजें कितनी देर में करनी है वो, 30 डेज में। ये 6 महीने हाँ वाली जी, कौन सी चीज है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली में। हाँ, ये कौन सा सेक्शन है, 381, 380 था, डॉक्यूमेंट्स, वो जनरल डॉक्यूमेंट्स थे सारे, जन्म पत्रियां, जोधा, जन्म पत्रियां, ऑफिस डायरेक्टर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी। तो ऐसे हम कहानी सी बना सकते हैं जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना, शॉर्टकट बना लिया करें, 380 को जोधा बोल दिया करेंगे हम, ठीक है जी। और यहाँ पर मतलब कोई भी और वर्ड, लेटर्स लिखो, इससे कोई भी और वर्ड बन सकता है ना, जोधा बना लो, दोजा बना लो, कोई और वर्ड बन सकता है इससे, वो बना लो, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ये कितनी देर के अंदर अंदर हमारे को देने होते हैं ऑल दीज डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार को देने हैं, है ना, 6 महीने के अंदर अंदर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर हमारे को देने होते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे एक्सटेंशन कितनी देर की मिल सकती है, 3। 3 महीने की मिल सकती है, वो भी अगर कोई जरूरी कारणवश वो नहीं दे पाए, ठीक है। और यही देखो, 6 महीने प्लस 3 मंथ यहाँ पे लिख दिया, अंदर का बढ़ने की जरूरत ही नहीं, देखो लास्ट में जब समझ आती, 6 महीने प्लस मतलब एक्सटेंशन मिला है, ठीक है, रजिस्ट्रार ने दिया 3 महीने का, ठीक है। और चाहे सरकार किसी को ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड कुछ अलग से कंडीशंस या एक्सेप्शंस या एग्जेम्पशन दे सकते हो, उनको वैसे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने, ठीक है, ये हो गया। फिर ऑडिट वाला पॉइंट था, बताओ ऑडिट में क्या पॉइंट होगा, कहते ऑडिट वाले प्रोविजंस लग जाएंगे, कंपनी के ऑडिट वाले प्रोविजन लग जाएंगे, कौन से हैं, देखो जरा यहाँ पर, चैप्टर 9 अकाउंट्स का था, चैप्टर 10 कौन सा है, हाँ चैप्टर 10 आपका इधर ऑडिटर वाला, ठीक है। कहते वो वाले प्रोविजन लग जाएंगे जो जो लगने हैं। और आपको एक टर्म बताई थी, म्यूटेटिस म्यूटेंटिस, क्या था वो, बोलो जी बोलो, क्या था? सेम, हाँ, मिलता कहते जुलता। सेम टू हाँ, सेम टू सेम लगा दूं, नहीं तो जो थोड़ी बहुत चेंजेस करके लगाने हैं वो आप लगा सकते, हाँ हाँ, ठीक है। और कौन करेगा यहाँ पे ऑडिट, फॉरेन कंपनी का, मतलब जो भी इंडिया में धंधा चल रहा होगा, हाँ सीए करेगा, ठीक है, वो भी प्रैक्टिसिंग सी, जिसके पास सीओपी है, ठीक है, वो इंडिया में है या एक फर्म है, ठीक है, या एलएलपी है। एलएलपी भी देखो आपका नया एक्ट ऐड हुआ है आपके न्यू सिलेबस, ठीक है जी। चलो देखते हैं कौन सा करना है, नेक्स्ट चैप्टर, हाँ हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, एलएलपी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप और कंपनीज का मिश्रण है, मिक्सचर है, ये नया एक्ट ऐड हुआ है आपका, ठीक है। देखते हैं कौन सा करना, नेक्स्ट वीक न्यू चैप्टर स्टार्ट। चलो आओ जरा, ठीक है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ सच में, ताकि ना देख के मजा आ जाए, ठीक है, और पढ़ने का मन करे। और जो तीन तीन रंग भरो इसमें सच में, अपने नोट्स में, एक न्यूमेरिक का रख लो अलग, न्यूमेरिक का, ठीक है। और आज बाई चांस सब बच्चे हैं भी हमारे पास प्रेजेंट, आई थिंक सिर्फ जसदेव नहीं आई है ना, तो कोई बात नहीं, न्यूमेरिक के लिए अलग, कीवर्ड्स के लिए अलग, ठीक है, और एक फॉर्म नंबर के लिए बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ नेम, मतलब अगर आपको ये सेक्शन समझ आ गया ना, अंदर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या था ये 382 में, नाम कहाँ कहाँ छापना है कंपनी का, है ना। और इसमें भी, हाँ, यहाँ पे और दो चीजें क्या थी जो छापनी है हमने, नेम और कंट्री, ठीक है, नेम और कंट्री छापनी है दफ्तर के बाहर, और कहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स में, बस। हर सेक्शन में 2-3 वर्ड्स होते हैं मेन, ठीक है, नेम छापना है दफ्तर के बाहर जो इंडिया में है, और डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। और कौन सी भाषा में दफ्तर के बाहर छापना है, इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट्स में भी क्या दो दो मल्टीपल लैंग्वेजेस चलेंगी, वहां पे अंग्रेजी भाषा, बस, ठीक है। ऐसे इजी बनाओ अपना, देखो और यही लिखा था, हर दफ्तर के बाहर जो इंडिया में, आपको नेम ऑफ कंट्री और कंट्री जिसमें जहां उसका जन्म हुआ है वो लिखना है अंग्रेजी भाषा में, और एक लोकल लैंग्वेज में जहाँ पे आपका ऑफिस है, ठीक है। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट जैसे बिजनेस लेटर, लेटर हो गए, लेटर हेड्स हो गए,
बिल आपकी बिल बुक होगी, कुछ भी, पेपर, लेटर, नोटिस कोई आपने पब्लिश किया है, सब में नेम और कंट्री मेंशन करो। यहाँ डॉक्यूमेंट्स में कहते मल्टीपल लैंग्वेजेस की जरूरत है, सिंपल सी भाषा है। आपकी किताबों में इंग्लिश चल रही है, साथ में हिंदी भी आ जाए, पंजाबी भी आ जाए, देखो इतना मुश्किल हो जाए, हर डॉक्यूमेंट में आ रही है ना। तो एक लैंग्वेज एक जगह चले ना, सारी जगह डॉक्यूमेंट्स में, अंग्रेजी भाषा में सिर्फ। ठीक है। एंड लाइबिलिटी, ये था पॉइंट हमारा। लाइबिलिटी क्या है, अगर लिमिटेड है ना वहां पे मेंबर्स की, तो उसको भी कहाँ पे मेंशन करना है, दफ्तर के बाहर, जो इंडिया में है, एक अंग्रेजी भाषा में और एक लोकल लैंग्वेज में। ठीक है जी। और क्या मेंशन करना है यहाँ पर, कि लाइबिलिटी अगर आपकी लिमिटेड है वो मेंशन कर, और सारे डॉक्यूमेंट्स में भी मेंशन करना। ठीक है, और वो अंग्रेजी भाषा। ठीक है जी। तो ये चीज था हमारा। ठीक है, कि यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड। फिर 383 देखो, सर्विस, नाम से ही पता चलना चाहिए कि बस आप ना चैप्टर बस 5 मिनट में बस पलट दो, बस जिस दिन मैंने टेस्ट लेना है बस। ठीक है, सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी क्या था, हाँ वो जो 380 में ए आर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, जोधा में ए क्या था, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, उसका नाम, पता, एड्रेस सारा भेजा था ना रजिस्ट्रार को 380 नंबर सेक्शन में। कहते उस बंदे को डॉक्यूमेंट भेज देंगे, मान लेंगे फॉरेन कंपनी को भेज दिया। ठीक है, चाहे उसके घर पहुंचा दो, ठीक है, छोड़ा उसके घर, चाहे पोस्ट के थ्रू, चाहे इलेक्ट्रॉनिक थ्रू में मेल कर दो। ठीक है जी, ये था मतलब यहाँ पे सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी का मतलब, जो भी डॉक्यूमेंट फॉरेन कंपनी को भेजने हैं, इसको भेज दोगे, मान लेंगे फॉरेन कंपनी को भेज दिया। फिर आओ जी आगे, 384। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्म नंबर है, कौन सा फॉर्म नंबर इधर, फॉर्म नंबर, हाँ देखो जरा, आपको सामने अलग नजर, आपने किया वो हाईलाइट अलग कलर से फॉर्म नंबर, ये देखो, मुझे मुझे ये पूरे पेज में क्या नजर आ रहा है, फॉर्म नंबर अलग से आ गया, एक ग्रीन कलर वाली लिमिट है, देखो ये यस नोट्स मैम। का ना बड़ा फायदा होने वाला है आगे, आपका इतना काम आसान हो जाएगा ना। ठीक है, फिर तो चाहे मैं आपको 1 पेज समरी करा दूं, जितने मर्जी और नोट्स बना दूं ना, ये आपके मेन नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अच्छे से बनाओ। ठीक है, मैं चेक करूंगी एक दिन, वैसे तो मैं करती होती हूँ, अच्छे नोट्स बना रहे हैं इधर, ऑनलाइन वाले बच्चों से भी मंगवाऊंगी मैं नोट्स। ठीक है, ताकि नेक्स्ट चैप्टर से और कुछ अगर इनको ऑपरेट करना है वो कर। ठीक है, यहाँ पे क्या था ये वाले 384 में, देखो क्या था ये वाले सेक्शन में। अब यहाँ से हमारे क्या हो गए थे, कुछ मिसलेनियस सेक्शन स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, जो मेन वाले थे वो कवर हो गए थे, अब मिसलेनियस सेक्शन, कहते हैं जो डिबेंचर से रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 71, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और कैसे अप्लाई होगा, देखो, फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कहते हैं फॉरेन कंपनी पे भी अप्लाई हो जाएगा, कैसे, म्यूटेटिस म्यूटेंटिस, मतलब सेम टू सेम या थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ। ठीक है, कहाँ पे, जो धंधा इंडिया में चल रहा है फॉरेन कंपनी का, हम तो इंडियन वाले बिजनेस पे ही लगाएंगे ना, अपने वाले इंडिया वाले प्रोविजन, ऐसे लगाएंगे जैसे वो कंपनी इंडिया में उसका जन्म, तभी लगा रहे हैं ना ये मान के। ये चीज थी। फिर कहते सेक्शन 92, याद है ये फेवरेट सेक्शन 92, और एक और सेक्शन, हाँ 137 92, है ना, ये वाले दो इकट्ठे आ रहे थे बेस्ट फ्रेंड्स। 92 एनुअल रिटर्न, इनको भी भरनी है, किस फॉर्म में भरनी है, फॉर्म नंबर 4, और कितने दिन में है, हाँ जी बोलो जी, हाँ हाँ देखो, ये 30 डेज होते हैं, 30 का मल्टीपल चल रहा होता है लॉ में, जो टाइम लिमिट होती है। ठीक है जी, 30 डेज था रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, और कौन सी टाइम लिमिट थी, 60 डबल इधर हो गया, एक 6 महीने वाली थी। हाँ हाँ बिल्कुल, 6 महीने में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो किताबों वाला 381 सेक्शन। स्टेटमेंट यस। हाँ ठीक है, 381 वाला किताबों, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, 6 महीने प्लस 3 महीने की एक्सटेंशन, लिमिट वही तीन एक्सटेंशन। का टेबल, या 30 का आगे मल्टीपल वो चल रहा होता है। तभी आपको लास्ट डे समरी लिखवाते हो जिसमें टाइम लिमिट्स और फॉर्म नंबर। ठीक है जी, फॉर्म नंबर 4 कब, 60 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, और देखो 135 याद है, CSR, कंपनी अकाउंट्स में किया था, लोगों का भला करने वाला काम, 135 की भी प्रोविजन यहाँ पर आ जाएंगी। मेरे को बता सकते हो 135 में क्या थी वो लिमिट्स, कौन सी कंपनीज को कंप्लाई करनी होती है वाली प्रोविजन। हाँ देखो, ये मैंने जो आपको उधर लिखवाई थी, इधर ले आई मैं रेफरेंस के लिए। अब नंबरिंग के लिए क्यों बोल रही हूँ, देखो, जो भी रेपिटेटिव हो रही है टॉपिक्स, देखो यहाँ पर आप क्या मेंशन कर सकते हो, देखो वापस आओ इधर, बस इधर क्या लिख दो, पेज, जो भी आपका पेज है इधर लिख दो बस। आपको ना रेफर करना पड़ता है, कई बार स्किप कर जाता है।
अब जैसे काफी बच्चों को याद है, आपको नहीं है, आप पेज नंबर डाल दो ना फटाफट, कंपनी अकाउंट्स का वो वाला सेक्शन जहाँ पे लिमिट्स लिख रखे हैं। नहीं तो आप क्या करो, देखो मैंने इधर तो पूरा का पूरा वो जो सब सेक्शन 1 था किसके ऊपर एप्लीकेबल था, जिनकी क्या थी पिछले साल, जस्ट पिछले साल, नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ या टर्नओवर, इनमें से कोई भी चीज अगर कंप्लाई हो जाए, 500, 500, 1000, इतनी है इससे ज्यादा है, 500, 500, 1000। ठीक है, पूरा नहीं लिखना सेक्शन, पूरा सेक्शन ही लिखना वहां पे, ज्यादा से ज्यादा क्या लिख लो, 500, 500, 1000 बस ये लिख लो चाहे वहां पर। ठीक है, ये कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट नेटवर्क मतलब ये वाला पार्ट लिख लो चाहे आप वहां पर, नहीं तो अपना पेज नंबर डाल सकते हो। ठीक है, 500, 500, 1000 करोड़ ऐसे लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट नेटवर्थ और सबसे बड़ा टर्नओवर। ठीक है, पे नंबर भी डाल दो, और जो मेन चीज ध्यान रखने वाली है वो लिमिट्स डाल दो, कि अगर ये फॉरेन कंपनी ये लिमिट्स कंप्लाई करे उसके ऊपर 135 वाले भी लग जाएंगे। ठीक है, और देखो किताबें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं, पहला सेक्शन कंपनी अकाउंट्स का कौन सा था, नंबर 128, उसमें बीओए का भी हमने ना मतलब समझा था, क्या था बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या था, कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं कंपनीज को, ये देखो, पैसा आया गया उसका रिकॉर्ड, एसेट आपने खरीदे बेचे, लाइबिलिटी आपकी आई गई, मतलब वो सारा उससे रिलेटेड डिटेल, है ना। और फिर सेल परचेज, माल आपने खरीदा बेचा, ये सारा रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब ये जो रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखने, ये भी हमने कंपनी अकाउंट्स में किए। ठीक है, ये देखो शॉर्ट में यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो ये कहाँ पर रखने हैं आपको, जो मेन ऑफिस है आपका इंडिया में, वहां पे आपको ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं। फिर कहते हैं जो चार्जेस वाला एसेट गिरवी वगैरह रखे हैं फॉरेन कंपनी में, तो चार्जेस वाले प्रोविजंस आप रख लो, वहां पे अप्लाई हो जाएंगे चैप्टर 6 में जो हमने किए। हाँ जी, फिर कहते हैं कार्रवाई करनी, इंस्पेक्शन वगैरह, उससे रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ पे है, चैप्टर 14 वो लग जाएंगे। तो ये एक तरह से मिसलेनियस सेक्शन से शुरुआत हो रही थी, ये किताबें, एनुअल रिटर्न की बात की हमने, ठीक है, डिबेंचर्स वाली बात की यहाँ पर, ठीक है, और देखो हमने यहाँ पर क्या क्या बातें की है, वही बुक्स हो गया, बुक्स, एनुअल रिटर्न, ठीक है, ये मेन चीजें की हैं। कंपनी अकाउंट्स के यहाँ पर कितने सारे सेक्शन हमारे कवर हो गए हैं, देख रहे हो आप, देखो जरा। ठीक है, 128, ठीक है, और उसी में 135 किया था हमने। ठीक है, फिर चार्जेस के प्रोविजन लगा दो, कहते हैं कार्रवाई वाले प्रोविजन लगा दो बस। और एक हमारा वो जो एनुअल रिटर्न वाला चलता रहता है सेक्शन 137 के साथ, वो हो गया, और सिक्योरिटीज वाला डिबेंचर्स का लग गया। ठीक है, तो मेन यहाँ पे क्या पॉइंट था, ये एनुअल रिटर्न वाला पॉइंट था इधर, क्योंकि इसमें फॉर्म नंबर भी मेंशन है एंड एक टाइम लिमिट भी मेंशन है। आओ जरा, फिर देखो आगे, फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कितनी फीस लगेगी, कहाँ पे मेंशन है, बस ये हाईलाइट किया हुआ कीवर्ड, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस रूल 2014, 2014 में ही आए थे, सरकार ने निकाले थे डिटेल रूल्स समझने के लिए। इंटरप्रिटेशन में 3 टर्म्स का यहाँ पे मतलब दे रखा है, सर्टिफाइड मतलब जो साइन करके हम एक तरह से वो मान लेते हैं कि भाई ये सही है कॉपी, ऑनेस्टली इसमें सब कुछ डाला और ट्रू कॉपी है, करेक्ट ट्रांसलेशन है। सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी का क्या मतलब था, साइन ठप्पा लगा के वहां पे क्या किया हुआ है, या फिर अब तो स्टैम्प इतना मैंडेटरी नहीं रहा हमारा, कॉमन सी। ठीक है, तो वहां पे हम मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि सही है। ठीक है, फिर डायरेक्टर का क्या मतलब था, यही हमने अकाउंट्स में किया था डेफिनेशन, कि जो क्या होते हैं, जो लोग है ना फॉरेन कंपनी से रिलेटेड, वो पर्सन विद हुज डायरेक्शन, जिसके कहने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, चलते हैं, है ना, जिसकी इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, एक्ट करते हैं, ये था यहाँ पर पीओबी का जो दे रखा है एक्सटेंडेड मीनिंग, कि इसमें और क्या इंक्लूड हो जाते हैं, शेयर ट्रांसफर ऑफिस या रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ये भी बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ भी मेन आपका ना सारा काम का धंधा चल रहा होता है, फॉरेन कंपनी जिसका जन्म बाहर हुआ। हाँ जी, समझ आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा, हाँ जी इधर बच्चों, बोलो जी बोलो। आ रहा है समझ। यस मैम। ठीक है, सबको आ रहा है, बोलो जी बोलो। यस मैम, यस। मैम। ठीक है जी, कोमल, हिमानी, मनदीप, निशा, ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है, फिर आओ जी आगे, फिर कौन से सेक्शन शुरू हो गए थे हमारे, 3 सेक्शन किससे रिलेटेड थे हमारे, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, इनविटेशन कार्ड, शादी का कार्ड, है ना, उससे रिलेट किया था इसको हमने। ठीक है, कि प्रॉपर शादी के कार्ड पे डेट मेंशन होनी चाहिए ना, ठीक है जी, डेट होना चाहिए उस पे प्रॉपर से, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस भेजो, आप इनवाइट कर रहे हो लोगों को,
इंडियन लोगों को, भारतीय नागरिकों के पैसा लगा हुआ, तो उनको प्रॉपर प्रोस्पेक्टस इशू करोगे। ठीक है, तो उसमें ये वाले सेक्शन में क्या था, प्रॉपर एक तो डेट होनी चाहिए, उसके ऊपर लिखे साइन होने चाहिए, है ना, और आगे हमने देखा था कौन कौन लोग उसमें साइन किए। ठीक है, और क्या चीजें इसमें मेंशन होनी चाहिए, क्या चीजों का रेफरेंस ही होना चाहिए, मेंशन होनी चाहिए, है ना। तो ये चीजें थी उसमें, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो यही जन्म पत्रियां, है ना, एमओए एओ, प्रोस्पेक्टस में ये बताना होना चाहिए कि एमओए एओ के बारे में। इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो डॉक्यूमेंट जो बताता है कंपनी का वजूद, क्यों बन, क्या नाम है, क्यों बनी है, किस पर्पस के लिए, कौन थे मेन बंदे उसमें, है ना, और फिर जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारी चीजें। ऑब्जेक्ट क्या है मेन, फिर कौन से एक्ट या प्रोविजन के तहत ये कंपनी का जन्म हुआ था, वो कानून या प्रोविजंस का यहाँ पे मेंशन कर दो। प्रोस्पेक्टस में ये भी बताना जरूरी है। ठीक है जी, और फिर एड्रेस इंडिया का दे दो जहां पे ये दोनों चीजें क्या हो जाए हमारी, बोलो जी बोलो, जहां पे दोनों चीजें क्या हो जाए हमारी, हम इंस्पेक्ट, नजर मारनी हो, नजर इंस्पेक्टेड। मार। हाँ, और ये भी देखो हर जगह अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए, नहीं है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी। ठीक है जी, और डेट बता दो कब जन्म हुआ था ये कंपनी का, और देश बता दो जहाँ पे कंपनी का जन्म। ठीक है, ये किया था हमने। और यहाँ पे देखो पीओबी, धंधा जो इंडिया में चल रहा है पीओबी के थ्रू, उसका एड्रेस दे दो जो मेन ऑफिस है इंडिया में। और एक प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में हमने एक सेक्शन 26 करना है, आपको दिखाया भी था, वहां पे हमने डिटेल में करेंगे कि वहां पे मेंशन कर रखी है लिस्ट कि ये चीजें होनी चाहिए, तो सेक्शन 26 के हिसाब से भी आपको वो सारी चीजें ऐड करनी है। ठीक है, अच्छा कौन से केस में ये तीनों, वो जो पहली चीजें हमने की है, ये वो जो जन्म पत्रियां मेंशन करने की जरूरत नहीं, एक्ट या प्रोविजन जो लगने हैं वो जरूरत नहीं, और ये ड्रेस जहाँ पे ये छप नजर मार सकते हैं इंस्पेक्ट, उसकी जरूरत नहीं है। कब नहीं जरूरत इसकी, बोलो बोलो, ये 2 साल कौन सी वाली लिमिट थी, जब बोलो दो मैम बोलो। साल जब कमेंस ऑलरेडी बिजनेस हो। बिजनेस को हाँ, 2 ईयर हो चुके हो तो। हाँ मतलब इंडिया में जो दफ्तर खोला हुआ है पीओबी, है ना, तो वो बन के तैयार था, आप अपना धंधा शुरू करने के एलिजिबल थे कमेंस करने के लिए। ठीक है, और आपको उस बात को बीतते 2 साल हो गए हैं। ठीक है जी, प्रोस्पेक्टस इशूड मोर देन 2 years आफ्टर डेट ऑन विच कंपनी टाइटल टू कमेंस बिजनेस, 2 साल बीत गए हैं, कहते हो अब आप जन्म पत्रियां दे रहे हो। ठीक है, ये तो वो हो गया ना जैसे शादी होगी, 2 साल बाद आप इनविटेशन कार्ड दे रहे हो। ठीक है, तो मतलब वो यही मतलब हुआ ना, जन्म पत्रियां ये सारी चीजें, तो मतलब उसका ना अब इतना रेलेवेंस नहीं रहता, एक तरह से 2 साल कंपनी चल रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस अगर आपने 2 साल बाद कंपनी का जब धंधा शुरू हो गया था वहां पे 2 साल बीत चुके हैं। ठीक है, आपने वो जो इनविटेशन कार्ड था आपने भेज दिया था कंपनी के 2 साल की एलिजिबिलिटी के बाद, तब ये जन्म पत्रियां भेजने की जरूरत कि वजूद क्या है कंपनी का, 2 साल से भाई वो काम चल रहा है, धंधा चल रहा है, ऐसे लॉजिकल मैनर में चलो, 2 साल से धंधा चल रहा है, अब क्यों जन्म पत्रियां दिखानी है। ठीक है जी, ये चीज है ना, वो एक्ट जिसमें जन्म हुआ, मतलब वो जन्म से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड चीजें बताने की जरूरत नहीं, ये किया था हमने। और इसी का देखो मैंने इधर शॉर्ट में लिख दिया कि प्रोस्पेक्टस पे डेट साइन होना चाहिए। ठीक है, और ये जन्म पत्रियां या एक्ट, ठीक है, जन्म पत्रियां है ना या एक्ट, ये जन्म पत्रियां मेरी चीजें कहाँ दी है, कौन से एक्ट में, जैसे कंपनीज एक्ट में दी है, इससे रिलेट कर सकते हो कौन से एक्ट या प्रोविजन में इसका जन्म हुआ है और उसकी जन्म पत्री। ठीक है, ये मेंशन करनी है, और इंडिया में एड्रेस जहाँ पे वो इंस्पेक्ट कर ले। ये कब नहीं अप्लाई होगा देखो, 2 साल से ज्यादा बीत जाए जब कंपनी पीओबी से ऑपरेट करना एलिजिबल है काम। ठीक है, और पीओबी का एड्रेस जो मेन है, और मैटर्स जो 26 नंबर सेक्शन में मेंशन है। ठीक है, ये हो गया, मतलब प्रॉपर डेट साइन होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, और क्या था, जॉन से एक्ट में उसका जन्म हुआ है, साथ में जन्म पत्री है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, जॉन से एक्ट में उसका जन्म हुआ है, साथ में उसकी जन्म पत्री। ठीक है, और इंडिया में एड्रेस जहाँ पे इंस्पेक्ट कर लो, कौन सी केस में जरूरत नहीं है जो 2 साल बीत गए हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या था, मेन ऑफिस जो इंडिया में उसका एड्रेस दे दो, 26 नंबर वाले सेक्शंस की भी कंप्लायंस कर लो जो भी चीजें दे। ठीक है, तो मेन ऐसे याद रख सकते हो, ये दो पॉइंट्स को ऐसे याद रख सकते हो कि कहाँ कौन से एक्ट में यहाँ पे जन्म हुआ, प्लस जन्म पत्री। ठीक है, बहुत इजीली इसको रिलेट करके कर सकते हैं आप। आओ जरा आगे, ये क्या था 387 सबसेक्शन 2 में,
नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। 387 सबसेक्शन 2 कहता, कोई भी अगर अगर किसी डॉक्यूमेंट में अगर मेंशन किया, कोई कह रहा है कि आपको ऊपर ये जो हमने किया है ना, कौन से एड में जन्म हुआ, जन्म पत्रियां, डेट, साइन, ये प्रोस्पेक्टस में पीओबी का एड्रेस है ना, ये सारी चीजें जो ऊपर अभी हमने की है, कहते ये वाली चीजों का आप क्या कह रहे हो, जरूरत नहीं है देने की। क्या उनकी बातें माननी चाहिए उन डॉक्यूमेंट या वो लोगों की? ठीक है, कहते हैं मैंडेटरी ये सारी चीजें करनी। ठीक है, और एक्सेप्शन 2 साल वाली हमने देख ली है। तो कहते हैं अगर कोई ऐसा कुछ कह रहा है कि आपको ऊपर वाले दिए सबसेक्शन 1 में जो हमने डॉक्यूमेंट्स की बात की है कि या जो प्रोस्पेक्टस के साथ लगाने हैं हमने, तो आपको उनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे हम, वॉइड, या इसको क्या बोल सकते हैं, नॉट वैलिड। ठीक है, कि मतलब इग्नोर करो वो वाली बातें, अगर कोई बोल रहा है या डॉक्यूमेंट अगर बोल रहा है, तो हमने मैंडेटरी वो चीजें कंप्लाई करनी है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि ये वाला सेक्शन कोई किसी को एक्सेप्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा, कि ये लोगों को छोड़ के, जैसे हर सेक्शन में एग्जाम्पशन होती है, तो सबको करना है कंप्लाई। ठीक है, अच्छा ये इधर क्या था सब सेक्शन 3 में, बताओ जरा। बोलो जी, क्या आता सब सेक्शन 3 में? बोलो बोलो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जिन्होंने रेगुलर लगाई है क्लास में ऐसा। मैम बोलो बोलो। प्रोस्पेक्टस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी देना है शेयर होल्डर्स के, बिल्कुल। जिसने भी हाँ हाँ, सब्सक्राइब करना हो। बिल्कुल। मतलब इनविटेशन के साथ ना, अंडर इनविटेशन राइटर्स कार्ड के, हाँ हाँ, फॉर्म भी भेज दो, जिसमें उनको पैसे लगाने हैं वो अपना नाम पता जो भी फॉर्म है वो भी भर दे। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं प्रोस्पेक्टस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म। कोई कुछ कह रहा एप्लीकेशन। था? बोलो बोलो। मैम जो अंडर राइटर्स होते हैं उनको जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या थी? हाँ, एक्सेप्शन क्या थी इधर? अगर कंपनी ने आगे अंडरराइटर्स को काम दे रखा है ना, या उनकी जिम्मेदारी लगा दी कि आपने लगाने हैं, लोगों को बोल के पैसा लगवाना है हमारी सिक्योरिटी में, या उन्हीं को ही अपने दे दिए सारे शेयर कि अब आपकी प्रॉब्लम है, आपने देखना है, आपकी जिम्मेदारी है लोगों का पैसा लगवाना है इसके ऊपर, अंडरराइटर्स। याद है कि नहीं हमने किया था अंडरराइटर्स? ठीक है जी। तो अगर आपने किसी के साथ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट किया, तो उन लोगों को क्या नहीं देने की जरूरत, फॉर्म नहीं देने की जरूरत, क्योंकि उन्होंने तो आगे पब्लिक से पैसे लगवाने हैं। ठीक है, वो पर आगे क्या देंगे, प्रोस्पेक्टस के साथ फॉर्म देंगे आम जनता तक। जब जाएगी चीज इनविटेशन कार्ड प्रोस्पेक्टस के साथ, क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। पर कहते हैं अंडर राइटर्स को ये देने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। चल, और देखो यहाँ पर क्या था, ये वाला ऊपर जो हमने सेक्शन किया 387, सब सेक्शन 4 क्या कह रहा था, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 387। मतलब ये जो प्रोस्पेक्टस इनविटेशन कार्ड की बात कर रहे हैं हम, और किसकी बात कर रहे हैं हम, एप्लीकेशन फॉर्म की, कौन से केस में जरूरत नहीं है? बोलो जी। जो जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं जिनके ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन आपको ले याद रखी है, हाँ, होगी वो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कोमल। पुराने और मैम अगर कोई पुरानी स्कीम के अंडर वो दोबारा से हो रहे हैं तो उनको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पुराने लोगों को ही या अपने लोगों को ही दे रहे हैं, या कोई पुरानी स्कीम, बिल्कुल ठीक। याद है, ये करवाया था आपको मैंने इसका समराइज, कि अगर अपने ही पुराने लोगों को भेज रहे हैं वही सेम चीज, ठीक है, या कोई पुरानी स्कीम, पहले आपने वैसी सेम टू सेम आपने निकाल ली है, वही सेम अब आप निकाल रहे, ठीक है, उस केस में कहते हैं हम फिर से ही क्या करें, इनविटेशन कार्ड भेजे, एप्लीकेशन फॉर्म भेजे। मतलब जैसे आपको बताया था, वही शादी वाला क्लोज फ्रेंड में क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं या फोन पे बोल देते हैं, वो फॉर्मेलिटी नहीं करते, घर पे आके डब्बा दो, कार्ड दो, वो अपने ही लोग हैं वो तो, उनके साथ फॉर्मेलिटी क्या? ठीक है, तो ऐसे रिलेट किया करो एग्जाम्पल के साथ, पुराने लोग, मतलब यहाँ पे क्या बोला, एग्जिस्टिंग मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर, जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पैसा लगा रखा है, उन्हीं को फिर से ये सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो, तो उनके साथ फॉर्मेलिटी क्या, अपने लोगों के साथ क्या फॉर्मेलिटी? ठीक है, सेम यहाँ पर अब आप देखो, शादी होती है हमारी फैमिली में, है ना, सपोज आपके किसी कजन की, मतलब चलो हमारी क्लोज वन, ब्लड रिलेशन में ही होगी, है ना, तो मतलब आपको भी इनविटेशन कार्ड आएगा आपकी सिस्टर का? हाँ हाँ, नहीं ना, मेरी रियल सिस्टर का है या रियल ब्रदर का है, मेरे मम्मी पापा मेरे को भी देंगे इनविटेशन कार्ड? सपोज मेरे मम्मी पापा कंपनी है, ठीक है, मतलब और मैं मेंबर्स हूँ, एग्जिस्टिंग मेंबर्स, मतलब उससे रिलेट करो ना, कैसे होगा, अपने लोगों को ही फिर से दे रहे हैं हम, मतलब हम फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी हो जाती है। ऐसे रिलेट करो, पुराने लोगों को ही दे रहे हैं या पुरानी स्कीम फिर से हम वापस निकाल रहे हैं, तो उस केस में जरूरत नहीं होती। और ये पुरानी स्कीम आपने निकाल दी है और साथ में पर आप लिस्ट जरूर कर रहे हो, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होती है, रेको ने स्टॉक एक्सचेंज पे आपको सिक्योरिटी लिस्ट जरूर कर, तभी एग्जेम्पशन आपको
होगी। अच्छा, और मैंने आपको क्या कहा था, ये दो जो पॉइंट्स है ना, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको रिलेट कर सकते हैं हम दो तरह के शेयर से या इशू ऑफ शेयर से। जैसे कि एक हमारा राइट शेयर होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एक हमारा बोनस शेयर। ये आपने अकाउंट्स में कर लिया क्या? राइट शेयर बोनस शेयर कर लिया क्या? है? ये कह रहे हैं, हाँ ये कह रहे हैं ना। ठीक है, यस चलो मैं मैम, कर आपको लिए कर लिए। कर लिया ना, ठीक है। मैं आपको चलो एक एक दो दो लाइन में समराइज कर देती हूँ, आपने तो इन डिटेल करा होगा ना उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह। ठीक है, यहाँ पे जस्ट बेसिक आपको क्या पता होना चाहिए, राइट शेयर क्या होता है। मैम जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको हम मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे बिल्कुल देते सही। हैं शेयर सब्सक्राइब हाँ, करने के लिए। हाँ कम प्राइस पे या डिस्काउंट पे, है ना, डिस्काउंट पे अपने लोगों को डिस्काउंट दे देते हैं। कई बार कहते नहीं है, मेरे दोस्त की वो शॉप है ना, वो आपको फिर थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट दे देते हैं ऐसी। यहाँ पे अपने लोगों को ज्यादा डिस्काउंट पे, ठीक है, कम प्राइस पे शेयर्स ऑफर कर देते हैं, तो इसको राइट शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं उन लोगों को ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर्म। और कहते हैं बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस फ्री में ही दे दिए। हाँ फ्री में, बोनस, साथ में। ठीक है, हाँ फ्री में शेयर्स देना। ठीक है, तो आपने ना, कंपनी ने पहले भी ये स्कीम निकाली हुई थी कोई बोनस शेयर्स की, फ्री में ही पहले भेजे होंगे। बोनस शेयर्स का मतलब क्या है, फ्री में। जिसके पास पहले थे कंपनी के शेयर, उनको एक एक और दे दिया, मतलब वो आप अकाउंट्स में देखोगे 2:1, 1:1 किए ऐसे कुछ आपने, है ना, तो वो उसी में आगे आप जाओगे, मतलब होल्डिंग रेशियो, वो बोनस रेशियो, वो आगे चीजें करोगे आप। ठीक है, वही वाली स्कीम वैसे फिर निकाल दी, पहले भी फ्री में बांटे थे, अब भी फ्री में बांट रहे। ठीक है जी, तो कहते हैं उस केस में भी आपको क्या है। अच्छा मेरे को बताओ, फ्री में कोई चीज है, तो ये जो प्रोस्पेक्टस होता है इतने पन्नों का, पता नहीं कितने पन्नों का होता है, कितने पेजेस का होता है, इतना डिटेल में हम कह रहे हैं उसमें जन्म पत्र ये सब मेंशन होगा, इतनी लंबी चीजें होंगी, फ्री में दे रहे हो आप, इतना डिटेल में बताने की जरूरत है उनको? हाँ, जन्म पत्रियां दो, प्रोस्पेक्टस इनविटेशन कार्ड दो, जन्म पत्रियां लगा के, वो सारी चीजें, है ना, तो इससे रिलेट कर सकते। ठीक है, फ्री में दे रहे हो तो वो इनविटेशन कार्ड और वो एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ऐसे रिलेट किया करो। और नीचे छुटपुट से पॉइंट थे हमारे, कहते जब कंपनी बन रही है या बन चुकी है उसके बाद तो प्रोविजन अप्लाई करेंगे, एक्सेप्शन बस ये वाली थी हमारी दो। ठीक है, और 387 का मतलब यही नहीं कि आप दूसरे प्रोविजन की लाइबिलिटी खत्म कर दो, ये फॉर्मेलिटी वाले कुछ पॉइंट्स थे हमारे। समझ आ रहा है कि नहीं सबको? बोलो जी बोलो, बोलो जी, चलें आगे फिर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो जी, चलो जी, आखिरी सांस से ले रहे हैं, हमारा थोड़े से सेक्शन रह गए हमारे। ठीक है, 388 में क्या था? हाँ, 388 में क्या था, वो जो इनविटेशन कार्ड है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस, है ना, जिसके थ्रू भारतीय नागरिकों को इनवाइट किया जा रहा है कि पैसे लगाओ जिस कंपनी के जन्म बाहर हो, उनके शेयर सिक्योरिटीज। ठीक है जी, अब अगर वो प्रोस्पेक्टस में अगर किसी एक्सपर्ट की आप स्टेटमेंट दिला, मतलब डलवा दो ना, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट ही अलग होगा, लोग विश्वास कर लेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप किसी क्लाइंट के ऑडिट पे जाओगे, आप सबसे पहले कहते हो कि पिछले साल की साइंड सीए की सर्टिफाई की हुई बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी निकाल के दे दो, क्योंकि सबसे पहला काम ये करते हैं ऑडिट पे जाके, जो उन्होंने क्या लिए होते हैं बैलेंसेस। अच्छा आप बताओ क्या होता है, इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस पिछले साल के क्या होंगे, क्लोजिंग बैलेंस। सबसे सही तरीका, वैलिड प्रूफ कौन सा है, कहाँ से चेक करूं मैं, क्या ऑथेंटिकेट सबसे है, सबसे बढ़िया जो चीज इसमें रिलाई कर सकती लास्ट ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पिछले साल की, यही जाके हम बोलते हैं, पहले हम सीनियर्स के जाते थे फिर अकेले जाते थे ऑडिट पे, है ना, वही बोलते थे कि सबसे पहले ना आप हमारे को साइंड, सीए की साइंड सर्टिफाइड पिछले साल की बैलेंस शीट की कॉपी दे दो निकाल। हम क्या करते थे, जो उन्होंने टैली में सारे क्या निकाले होते फिर वहां पे निकाल लेते थे, अब सारे बैलेंसेस मार्क कर लेते थे फिर, कि अगर शुरुआत सही होएगी तभी आगे बढ़ेंगे, है ना, अगर ओपनिंग बैलेंसेस क्या पता गड़बड़ है, तो फिर पहले वो ठीक करवाएंगे। समझ आ रहा है आपको? तो ये चीज है हमारा। तो यही है यहाँ पर, अगर प्रोस्पेक्टस इनविटेशन कार्ड में क्या है, किसी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट डल जाए, लोग विश्वास करते हैं उस पे, है ना, कि ट्रस्ट करेंगे कंपनी के, भाई इस बंदे ने डाल दी स्टेटमेंट, है ना, इस बंदे ने, तो अब तो हम विश्वास कर सकते हैं, पैसा लगा लें, हमारा पैसा डूबने वाला है। तो सेम यहाँ पे क्या है, प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, और ये वो फेवरेट लाइन्स थी देखो, कंपनी, है ना, जिसका जन्म बाहर हुआ या होने वाला है, या जिसने इंडिया में अपना पीओबी खोल लिया या खोला नहीं है अभी, है ना, ये फेवरेट कुछ लाइन्स थी।
ठीक है, वो क्या ना करे, सिक्योरिटीज ऑफर नहीं कर सकती भारतीयों को, या पैसा लगाने के लिए ऑफर नहीं कर सकती अपनी सिक्योरिटीज में, जब तक वो प्रोस्पेक्टस एक तो ऊपर गया था, डेट साइन और वो जो पर्टिकुलर्स मेंशन करने थे। और अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, उसके अंदर क्या चीज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, बताओ जरा। प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स, अगर उस प्रोस्पेक्टस में कुछ स्टेटमेंट इंक्लूडेड है परपिटिंग टू बी मेड बाय एक्सपर्ट, इसका क्या मतलब है? हाँ, ऐसा है नहीं, पर लिख दी स्टेटमेंट, मतलब ऐसा, मतलब अज्यूम, मतलब उन्होंने हमारे को दिखाने की कोशिश की है, पर ऐसा रियलिटी में नहीं है। ठीक है, ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है, प्रिटेंड लिख सकते, जैसे इसको लिख सकते हैं बनावटी, खुद से बनाया बनावटी, है ना, ताकि लोग उसके ऊपर विश्वास करके पैसा लगाए। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट ऐसे डाली हुई है, कहते प्रोस्पेक्टस में ऐसी स्टेटमेंट डाली हुई है कि जैसे ना एक्सपर्ट ने दी हो स्टेटमेंट, पर उसने नहीं दी भाई, भाइयों बहनों, नहीं दी उसने स्टेटमेंट। ठीक है, और अगर उसने दी, उसने क्या कर ली थी, एक तो उसने नहीं दी, दूसरी क्या की, वापस ले ली, मतलब अगर वापस। लॉजिकल, हाँ, अगर लॉजिकल मैनर से चलोगे ना, मतलब रट्टा नहीं लगाने की जरूरत नहीं है में, सच में कॉन्सेप्ट क्लियर तो ऑल क्लियर, सच में मजा आना चाहिए आपको पढ़ाई में। ठीक है जी, एक तो उसने नहीं दी तब डाली हुई है स्टेटमेंट, वो चीज गलत है, मत डाली। और अगर प्रोस्पेक्टस में डाली है स्टेटमेंट, और अगर उसने एक्चुअल में दी थी, पर उसने रजिस्ट्रार को कॉपी वो देने से पहले कंपनी ने क्या कर ली थी, एक्सपर्ट ने वो स्टेटमेंट वापस दे दी थी, ठीक है, तब भी मत डालो, दोनों केसेस में मत डालो फिर प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट। ठीक है, तो विड्रॉन इज रिटन कंसेप्ट। ठीक है, आगे क्या लिखा है, कहते प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, एक तो ये पॉइंट है हमारा, दूसरा क्या पॉइंट है, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया पर उसमें स्टेटमेंट नहीं थी, ऊपर क्या है, झूठी मूठी स्टेटमेंट डाली उसने, दी या उसने दी थी वापस ले ली थी। दूसरे पॉइंट में क्या है, स्टेटमेंट डाली ही नहीं, बल्कि डालनी चाहिए थी, क्योंकि एक्सपर्ट ने दी है स्टेटमेंट, तो डालो ना, अगर एक्सपर्ट ने दी है स्टेटमेंट। ठीक है ना, एक्सपर्ट ने अगर स्टेटमेंट दी है तो भाई डालो, क्यों नहीं डाल रहे आप? ठीक है, पर उसने यहाँ पे डाली नहीं, इट डजंट इंक्लूड द स्टेटमेंट। और दूसरा पॉइंट क्या था, अगर उसने स्टेटमेंट दी है, उसने वापस नहीं ली आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले, नॉट विड्रॉ। ठीक है, और ना ही, ये देखो, ना ही वापस ली, समझ आया जी, ना ही वापस ली स्टेटमेंट। ठीक है, ये किया था, और कहते हो और क्या मेंशन होना चाहिए, एक तो प्रोस्पेक्टर में सच स्टेटमेंट डाली, उसने नहीं दी मत डालो, अगर उसने दी विड्रॉ कर ली तो भी मत डालो। ठीक है, और दूसरे यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ देखो क्या, कि उसने स्टेटमेंट दी और विड्रॉ भी नहीं की, डाली नहीं हुई आपने, डालनी चाहिए था। ठीक है, सिंपल सा क्या है, इसको समराइज करूं, एक्सपर्ट अगर स्टेटमेंट दे रहा है, विड्रॉ नहीं किया आरओसी को देने से पहले रजिस्टर, ठीक है, तो उसमें आप अपना एक कमेंट उसका ऐड करो, स्टेटमेंट ऐड करो उस प्रोस्पेक्टस में। और क्या था ये थर्ड पॉइंट हमारा, ये कुछ ना हमारे कुछ सेक्शंस दे रखे थे, क्या दे रखे थे सेक्शंस, प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर 3 से रिलेटेड, कहते वहां पर आप मेंशन करो कि जो ये वाली प्रोविजन है ना, इसके ऊपर कोई, मतलब हमने उसको तो फॉलो करना ही है, ठीक है, इनको डिनाई नहीं करना हम। ठीक है, क्या थे सेक्शन 33 में, जैसे इश्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिक्योरिटीज। ठीक है, ये ना प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में डिटेल में करेंगे। कई बार क्या होता है, अच्छा आपको याद है हमने कंपनी अकाउंट्स में एक टर्म की थी, एक बोर्ड्स रिपोर्ट, और उसका शॉर्ट वर्जन को क्या बोलते हैं, ब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट। अब्रेस्ड बोर्ड्स रिपोर्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, आ गया था याद बाकी को, ठीक है ना, हमने कहा था उसका शॉर्ट कॉम्पैक्ट वर्जन, अब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट, शॉर्ट छोटा करके। ठीक है, तो ऐसी सेक्शन 33 जब डिटेल में करेंगे ना, वहां पे यही बताया हुआ है। ठीक है, एक तो ये एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह साथ में भेजना हमने, प्रोस्पेक्टस वगैरह के, और साथ में क्या, एक अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इतने पन्नों का, मतलब जो ओरिजिनल कंपनी है जिसका जन्म बाहर हुआ है, वो तो वहां फॉरेनर्स को, फिरंगियों को, है ना, पैसा लगाने के लिए डिटेल वाला प्रोस्पेक्टस बना के इशू करेगी, इतने पन्नों का, वो जन्म पत्री वो सब। कहते हैं इंडिया में आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो, एक कॉम्पैक्ट बना लो, ठीक है, प्रोस्पेक्टस या इन्विटेशन कार्ड, जिसको क्या बोल देंगे हम, अब्रेस्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये था अगर याद हो, अब्रेस्ड, अब्रेस्ड बोर्ड रिपोर्ट, अब्रेस्ड प्रोस्पेक्ट। ठीक है, और सेम सेक्शन 40 में हम
आगे जाके क्या करेंगे कि जो भी आप सिक्योरिटीज फॉरेन कंपनी क्या करे, इंडिया में आगे इशू करिए, ऑफर करिए भारतीयों को, वो कहाँ पे लिस्ट होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। कहते प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए कि आप ये वाली प्रोविजंस फॉलो कर रहे हैं। ये खत्म नहीं, आपने फॉलो किए वहां पे बताओ, और आपको ये करनी है प्रोविजंस फॉलो। ठीक है, ये किया था यहाँ पर। और ये छूट पूछा एक और पॉइंट था, कहते स्टेटमेंट कैसे माने कि इंक्लूड हुई है प्रोस्पेक्टस में। ये आप साथ में कोई रिपोर्ट लगा रहे हो, ठीक है, या किसी का एक्सपर्ट का कोई सर्टिफिकेट लगा दिया, उसका रिपोर्ट लगा दी, या साथ में कोई लेटर लगा दी, मेमोरेंडम अलग से डॉक्यूमेंट लेटर लगा दी साथ, अपेयरिंग ऑन द फेस, ताकि हमारे को सामने ही नजर आ जाए प्रोस्पेक्टस में, या आपने कुछ रेफरेंस बता रखा है उसमें। ठीक है जी, सिंपल है ये। हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं सबको? चले आगे फिर, बोलो जी बोलो। मैम चले, चलो जी चलो, आओ जरा 389 पे, 389 पे, ये लास्ट सेक्शन था किसका, इनविटेशन कार्ड का, प्रोस्पेक्टस का। ठीक है जी, यहाँ पर कहते हैं कि आप ये वाली, ये फेवरेट लाइंस, ठीक है, कि कंपनी को क्या करना है, इनविटेशन कार्ड प्रोस्पेक्टस आगे इशू, है ना, सर्कुलेट, बांटने से पहले, है ना, भारतीयों को क्या करना है, प्रोस्पेक्टस आपने क्या करवाना चाहिए, जो मैनेजिंग बॉडी है, जो लोग मैनेज कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, वो अपनी मीटिंग बुला के जैसे भी उस वो प्रूव होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोग उसके खिलाफ है। अप्रूव्ड कॉपी, है ना, कहाँ पे जाएगी, हमने रजिस्ट्रार को देनी है, वो अप्रूव्ड कॉपी साइन कौन करेगा, सर्टिफाई मतलब साइन, हाँ चेयरपर्सन, है ना, चेयरपर्सन कंपनी को, साथ में दो कोई भी और डायरेक्टर्स कर दे, तो यहाँ पे चेयरपर्सन, ठीक है, +2 डायरेक्टर्स। ठीक है, कहते ये लोग साइन कर दे, वो वाली कॉपी, है ना, अप्रूव्ड कॉपी साइंड बाय चेयरपर्सन एंड 2 डायरेक्टर्स, वो आप रजिस्ट्रार को भेज दो। ठीक है, और प्रोस्पेक्टस में जब आप बांटोगे उसमें क्या मेंशन करोगे, एक लाइन, एक तो ऊपर स्टेटमेंट क्या आती है एक्सपर्ट की, एक यहाँ पे कॉस्ट स्टेटमेंट डाल रहे हैं क्या, ये देखो यहाँ पे क्या, हमने कॉपी रजिस्ट्रार को भेज दी रजिस्टर करवाने के लिए। ठीक है, वहां पे आप मेंशन कर दो। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, एक्सपर्ट की कंसेंट जो ऊपर 388 में हम करके आए थे, वो भी साथ में लगा दो, अटैच कर दो आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें, एक तो प्रोस्पेक्टस की अप्रूव्ड साइंड कॉपी, ठीक है, प्रोस्पेक्टस की अप्रूव्ड साइंड कॉपी। ठीक है, अभी पिछले सेक्शन में एक्सपर्ट की वो देख के आए स्टेटमेंट कमेंट्स, कि उसने कंसेंट दे रखा है वो चीज। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि हमने कॉपी भेज दी रजिस्ट्रार को, वो मेंशन कर दो। और कहते हैं कौन से प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स है जो रूल 11 में बता रखे हैं, ये है हमारे पॉइंट्स। ठीक है, इसमें क्या था, वही एक्सपर्ट वाले जो सेक्शन 388 में, एक्सपर्ट के कंसेंट, और यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही, कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही, एक तो कॉन्ट्रैक्ट इससे रिलेटेड, आप कुछ खास बड़े लोग, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर को आप अपॉइंट कर रहे हो, उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट कॉपी उसकी, है ना, अपॉइंटमेंट की, वो अगर वो रिटर्न में नहीं है तो कुछ लेटर अलग से लगा दो, बता दो क्या था उससे रिलेटेड। और कहते कुछ जरूरी आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए आपकी कंपनी ने, जो आमतौर पे वो बिजनेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं करी। एग्जाम्पल दो इसका, जरा बताओ जरा, बोलो मैम जी कोई बोलो। एसेट लाइबिलिटी एसेट्स वगैरह खरीदते हैं हम, डेली बेसिस पे तो नहीं खरीदते। एसेट वगैरह खरीदना, बेचना, लोन लेना, ठीक है, इन्वेस्ट करना, है ना, तो उससे रिलेटेड जो आपने कॉन्ट्रैक्ट, ये जरूरी कॉन्ट्रैक्ट जो डेली बेसिस पे नहीं करते, नॉट इन ऑर्डिनरी होता है, उसकी कॉपी लगा दो। और कौन से जो पिछले पर, क्या इसमें टाइम लिमिट दे रखी थी, हाँ पिछले 2 साल, अगर 2 यहाँ पे टाइम, इयर्स। वो अपने जब से जन्म हुआ है तब तक के निकाल के देगा, वो कहते हैं कि हमारे को पिछले 2 साल का रिकॉर्ड दे दो। ठीक है, जो भी आपने जरूरी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हुए हो, जो आप डेली तौर पे नहीं करते। ठीक है, और अंडर राइटर के साथ आपका कोई एग्रीमेंट है उसकी कॉपी लगा दो। और साथ में पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी क्या थी, हम किसी और बंदे को ऑथराइज करें हमारे बिहाफ पे, वो काम कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, हमारे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जो डायरेक्टर बाहर बैठे है, या कुछ भी वो कंपनी का डायरेक्टर है, उसने कुछ एजेंट अपॉइंट किया हुआ है, तो मेरे बिहाफ पे साइन कर सकता है। तो भाई कैसे करेगा साइन, वो डायरेक्टर ने उसको पावर ऑफ अटर्नी दी होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट होता है ऑथराइज करने का, दूसरे बंदे को मेरे भी पे साइन कर सकता है। ठीक है, जैसे प्रोस्पेक्टस में अगर डायरेक्टर ने अपनी एजेंट के थ्रू साइन करवाया तो पावर ऑफ अटर्नी की कॉपी लगेगी इधर साथ में। तो यहाँ पे पता चला 389 में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए इधर, प्रोस्पेक्टस की अप्रूव्ड साइन कॉपी, और वो भेज दिए, वो स्टेटमेंट मेंशन होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस में। आरओसी
हाँ हाँ, एक्सपर्ट वाली, और फिर एक ना रूल 11 में कुछ लिस्ट दे रखी थी, एक इसमें फिर से एक्सपर्ट वाली बता रखी है। एंड एक वो कॉन्ट्रैक्ट, दो तरह के हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बता रखे, कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट? एक तो अपॉइंटमेंट वाला, मैं एमडी। दूसरा कौन सा, नॉट रूटीन वाला, है ना, नॉट इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला, पर पिछले 2 साल में होने चाहिए। और फिर और कौन से लोगों के साथ डीलिंग चल रही है? हाँ, अंडर राइटर अंडर या राइटर की। ग्रीन, और एक वो पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है जी, हाँ सर। ठीक है, फिर हमने ये किया था, फिर हमारे कौन से शुरू हो गए थे? कुछ मिसलेनियस सेक्शन शुरू हो गए थे। ठीक है, स्टार्टिंग के हमने किए थे सेक्शन। ठीक है, कुछ मेन सेक्शंस थे, फिर मिसलेनियस आ गए थे, फिर प्रोस्पेक्टस वाले आ गए थे, और फिर से कुछ मिसलेनियस आ गए। ठीक है जी, 390 कौन सा था हमारा? आईडीआर। ठीक है, आईडीआर आपको मैं ना एग्जाम्पल देके भी समझाया था, यहाँ पर देखो क्या था इधर आईडीआर। ठीक है, जैसे ये फॉरेन, ठीक है, ये फॉरेन है, ये बाहर की बात हो रही है। यहाँ पे फॉरेन कंपनी है जिसका जन्म बाहर इस देश में हुआ है। ठीक है, इसने अपनी सिक्योरिटीज इसको दे दी, किसके पास रख दी? कस्टोडियन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे सिक्योरिटीज रखता है, ये कस्टोडियन। ठीक है, ये कंपनी क्या करवाना चाह रही है, इंडिया में भी ऑफर करवाना चाह रही है सिक्योरिटी, ताकि भारतीय भी उस पर पैसा लगे। पर ये फॉरेन कंपनी ने आगे कस्टोडियन को दी सिक्योरिटीज रखने के लिए, कस्टोडियन आगे इंडिया में कौन है? इंडियन डिपॉजिटरी, इसको भेजेगा सिक्योरिटीज। अब ये इंडियन डिपॉजिटरी की आगे जिम्मेदारी, ये आगे ऑफर करेगा किसको? भारतीयों को, भारतीय नागरिकों को। ठीक है जी, तो ये था। तो ये किसके थ्रू करती है? बाहर की कंपनी, है ना, फॉरेन कंपनी इंडिया में पैसा ऑफर मतलब सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है, तो किसके थ्रू होगा? आईडीआर के। सेम अगर यहाँ की कंपनी या किसी और देश की कंपनी अमेरिका में सिक्योरिटीज ऑफर करना चाह रही है, ठीक है, तो एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरीज, ऐसे ग्लोबल डिपॉजिटरीज ग्लोबली, तो ऐसे उसके थ्रू करना चाहते हैं। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ये सेक्शन के बताया नहीं था, कि जैसे आपकी कंपनी है, आप चले गए उड़ के फ्लाइट में दूसरे देश में, कि ये लो जी सिक्योरिटीज, वहां के लोगों को बोल रहे हो फिरंगी, है ना, फॉरेन लोगों को, तो ऐसा नहीं होएगा, वो आपको वापस भेज सकते हैं वो, है ना, बंद कर देंगे आपको। ठीक है, तो वहां के फॉरेन लॉज आपको कंप्लाई करने पड़े। सेम यहाँ पे फॉरेन कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, आईडीआर क्या था यहाँ पे? इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट, डिपॉजिटरी रिसीट की तरह, जैसे आप पैसा लगाओगे आपको एक रिसीट मिलेगी, डिपॉजिटरी रिसीट। कौन करते हैं क्रिएट ये? भारत में कौन बैठा है? डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया, जिसको हम इंडियन डिपॉजिटरी बोल रहे थे, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी। ठीक है जी, ऑथराइज बाय, किसने ऑथराइज किया है भाई? बाहर की फॉरेन कंपनी ने पावर दे रखी है हमारे को इससे रिलेटेड। तो ये चीज है हमारी। ठीक है जी, और कुछ सरकार इससे रिलेटेड क्या निकाल सकती है? कुछ रूल्स किससे रिलेटेड? कि आपने इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट से लेके, है ना, या प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, या इन लोगों से डील कैसे करना है जो डिपॉजिटरी है, ठीक है, कस्टोडियन है या अंडर राइटर्स है। ठीक है जी, ये चीजें हैं हमारी। तो ये चीजों को, इन लोगों के साथ हमारी डीलिंग चल रही है, इनके साथ डीलिंग कैसे रहेगी, उससे भी रिलेटेड रूल्स निकाल सकते हैं। और ये आइडिया अपना आगे ट्रांसफर करना, सील करना इससे। तो मेन क्या है फॉरेन कंपनी में? वो प्रोस्पेक्टस वाली बातें, आइडिया जो लोगों से डील करना है, तो उससे रिलेटेड रूल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इतना कुछ खास पॉइंट नहीं था, मेन आपको इसमें आइडिया का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, और कहते हैं फॉरेन कंपनी ने अगर आइडिया इशू करना है, उसको किस किस की बातें माननी पड़ेगी बताओ? सरकार की, सरकार के रूल्स, और यहाँ पे फॉरेन कंपनी के रूल्स। ठीक है, कुछ यहाँ पे किसकी? सेबी। सेबी, आरबीआई, सेबी ने कुछ आरबीआई। रेगुलेशंस डायरेक्शन दिए वो, या आरबीआई ने कुछ रेगुलेशंस डायरेक्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो ये चीजें कुछ जनरल सी थी। और एक हमारा एक यहाँ पे एक और फैक्ट या एक और हमारे को इन्फॉर्मेशन अलग से दी हुई थी। एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या निकाला था 2010 में इंडिया में आईडीआर इशू, बाहर की कंपनी यहाँ के ऑफर कर रही है सिक्योरिटी। ठीक है, ये किया था हमने। और फिर इसी सेक्शन में हमने क्या किया था, ये 390 वाले में हमने क्या किया था, कि फॉरेन कंपनी के ऊपर और कौन से प्रोविजन अप्लाई होते हैं बताओ जरा, और कौन से प्रोविजन अप्लाई होते हैं? बोलो जी बोलो। हाँ, कौन से चैप्टर की बात हो रही थी यहाँ पे? चैप्टर, फॉरेन कंपनी का तो चैप्टर 22 था। चैप्टर 15 कौन सा था? कॉम्प्रोमाइजेज, अरेंजमेंट, अमेलगमेशन। हाँ ना, एक कंपनी दूसरे के साथ मिल गई, या अपना सारा कुछ ही दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। इन डिटेल आपको बताया था, अकाउंट से पढ़ोगे, मर्जर, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, वो सारी चीजें। ठीक है, तो कहते हैं वो चैप्टर की प्रोविजन भी यहाँ पर लग जाएगी, और उसमें एक सेक्शन है फॉरेन कंपनी से रिलेटेड। कौन सा? 234, 234।
जिसमें होता है मर्जर अमेलगमेशन ऑफ कंपनी विद फॉरेन कंपनी, ठीक है, या इंडिया की कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ मिल, या फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी के साथ मिल, उससे रिलेटेड बात हो रही है। तो यही इधर लिखा है, कहते हैं अगर क्या हो रही है, कंपनीज अमेलगमेट हो रही है, कौन सी वाली कंपनीज, जो कंपनी इस एक्ट में बनी है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है, बनी है, किस कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, अमेलगमेट हो रही है, किसके साथ मिल रही है, जिनका जन्म बाहर हुआ, कौन सी वाली कंट्रीज, वो कहती है सरकार लिस्ट निकाल देगी उससे रिलेटेड, और आरबीआई की सहमति के साथ कुछ रूल मेंशन कर देगी। सबसेक्शन 2 में और क्या मेंशन किया होता है यहाँ पे, कहते फॉरेन कंपनी क्या कर सकती है, आरबीआई, है ना, अगर उसको क्या करना है, अमेलगमेट करना है, मर्ज करना है, उसको किसकी सहमति चाहिए, पहले अप्रूवल चाहिए, आरबीआई की चाहिए, ठीक है। 3-4 अथॉरिटीज ही मेन आ रही है, आरबीआई आ रही है, कई जगह पे सेबी आ रही है, ठीक है, तो ये चीजें हमें, और इनको क्या करना होगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी एक तो आरबीआई से, ठीक है, और एक आपको ना मैंने डिटेल में पिछली क्लास में मतलब समझाया था किसका, जैसे परचेज कंसिडरेशन का, ठीक है जी, या और इसमें यहाँ पे क्या कहा था कि वो जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, जो डीलिंग चल रही होगी, उसमें कुछ अमाउंट डिसाइड हुआ होगा, ठीक है, एक कंपनी सारा कुछ अपना बेच रही है दूसरी कंपनी को, ठीक है, तो मतलब वो एक है परचेजिंग कंपनी जो खरीद रही है, एक है सेलिंग कंपनी जो ट्रांसफर कर रही है, तो आप भी तो कुछ सामान खरीदते बेचते हो, है ना, सामान खरीदते हो दुकानदार से और पैसे देते हो, सेम यहाँ पे भी क्या डील होगी, कुछ पैसों की, कि इस अमाउंट जैसे 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, इसमें डीलिंग हो जाएगी, कि कंपनी अपना सारा कुछ दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करे, और कितने पैसों में, 1 करोड़ में। अब वो पैसा चाहे आप कैश में दे दो सारा, चाहे डिपॉजिटरी रिसीट्स दे दो, ठीक है, या कुछ कैश में चाहे कुछ डिपॉजिटरी रिसीट्स में, जैसे 11th 12th में हम करते थे कि वो पैसा चाहे कुछ बंदा कैश में दे दे, चाहे कुछ चेक में दे दे, चाहे पार्टली इन कैश पार्टली इन चेक में दे दे, तो वो वैसे एंट्री डालते थे, ठीक है, और फॉरेन कंपनी का मतलब वही जिसका जन्म बाहर हुआ, पीओबी चाहे इंडिया में बना है नहीं बना, ये किया था हमने, ठीक है। फिर आगे हो क्या किया था यहाँ पे, ये भी मिसलेनियस सेक्शन था 391, क्या था यहाँ पे, बोलो जी बोलो, वही सेक्शन 34 से 36, जो चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस वाली, मतलब जहां पे प्रोस्पेक्टस की बात है, मतलब कंपनीज एक्ट का चैप्टर 3 की प्रोविजन, ठीक है, अकाउंट्स की बात है, चैप्टर 9, ऑडिट की बात है, चैप्टर 10, और यहाँ पे बाइंडिंग आपका कौन सा है, चैप्टर 20, ठीक है, फॉरेन कंपनी का चैप्टर 22 है, मतलब उससे रिलेटेड हमारे प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। और अभी पीछे हम पिछले सेक्शन में करके हैं चैप्टर 15, कौन सा, वो अमेलगमेशन वाला 234 सेक्शन की है। तो यहाँ पे कहते 391 में कहते 34, 35, 36 किससे रिलेटेड है, हाँ, हाँ प्रोस्पेक्ट, हाँ प्रोस्पेक्टस में कुछ गड़बड़ किया, ठीक है, या कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं, छुपा ली, जरूरी थी देनी, या कुछ आपने ना झूठी इन्फॉर्मेशन दी, कुछ भी, तो आपको बड़ी पेनल्टी लग सकती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी लग सकती है, उससे रिलेटेड सेक्शन एक सिविल लाइबिलिटी लग सकती है, ठीक है। और 36 में क्या है, आप जानबूझ के फ्रॉड तरीके से लोगों को उकसा रहे हो, मना रहे हो कि पैसा लगाओ हमारी कंपनी में, तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये 391 कह रहा है कि ये वाले सेक्शन भी फॉरेन कंपनी को अप्लाई होंगे। 392 क्या था, अलग से भी पनिशमेंट है, कहते वो तो करो, होएगी पनिशमेंट, ये भी होएगी, कहते 392 सेक्शन 9 से ये नहीं होगा, मतलब कि ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगी, ये वाली गलतियों के ऊपर पर्दा डल जाएगा, मतलब सजा नहीं मिलेगी, ये तो होएगी, ठीक है जी। और ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, वही प्रोस्पेक्टस और आईटीआर से रिलेटेड। फिर चैप्टर 20 कौन सा था, वाइंडिंग अप वाला, इसमें कुछ हमारा सेक्शन था 376, कहते हैं उसमें क्या था, पावर टू वाइंड अप फॉरेन कंपनी ऑल दो डिसॉल्व्ड, फॉरेन कंपनी फॉरेन लॉ के हिसाब से तो वो क्या मानी गई है, अगर क्या होती है कोई, यहाँ पे इंडिया में जो धंधा चला था बंद हो, फॉरेन लॉ के हिसाब से हो सकता है उन्होंने तो मान लिया कि बंद है और अपने प्रोविजंस वगैरह अप्लाई कर दिए, ठीक है जी, तो पर हम उसको ऐसे मानेंगे जैसे वो हमारी कोई इंडियन कंपनी थी भारत में जिसका जन्म हुआ था, वो बंद हो रही है, और जब इंडियन कंपनी बंद हो रही होती है उसके ऊपर कौन से प्रोविजन लगते हैं, खत्म होने के बाइंडिंग आपके प्रोविजन, कौन से चैप्टर के, चैप्टर 20, ठीक है जी। और यहाँ पे किससे रिलेटेड होगा, क्लोजर ऑफ पीओबी इन इंडिया, इंडिया वाले धंधा पे, है ना, जो इंडिया में काम चल रहा है दफ्तर में, ठीक है। और किससे रिलेटेड, अगर फॉरेन कंपनी ने कुछ पैसा रेज किया है, फंड रेज किया, किसके थ्रू, यहाँ इंडिया में ऑफर करके सिक्योरिटीज, ठीक है, और अभी तक वो वापस नहीं दी, ठीक है, उस लोगों से पैसा तो इकट्ठा कर दिया, इंडियन नागरिकों से पैसा तो इकट्ठा कर लिया, अभी तक मोड़ा नहीं उनका पैसा, और वो उनका ऑफिस बंद हो रहा है, ठीक है, ऐसे मानेंगे जैसे इंडिया वाली कंपनी बंद हो रही है और उसके ऊपर वाइंडिंग अप वाली प्रोविजन लगा, ठीक है, या तो वो देखो क्या कर दे पैसा वापस, ठीक है, नहीं तो ये प्रोविजन सारे लग जाए,
फिर देखो सजा वाला सेक्शन। ठीक है, सजा वाला सेक्शन कौन सा था? यहाँ पर अगर आप प्रोविजंस चैप्टर 22 के अप्लाई नहीं करे तो आपको क्या आएगी? यहाँ पे सजा मिलेगी। ठीक है, फॉरेन कंपनी को 1 लाख तक के, 1 लाख से 3 लाख तक की मैक्सिमम सजा मिलेगी इधर। ठीक है, और कंटिन्यू अगर ये आपका चलता रहा, आपने क्या किया है, जो भी प्रोविजन थी, कहीं में टाइम लिमिट गिवन है 30 दिन, 60 दिन, वो सारी चीजें दे रखी है, और वहां पर हमारी एक्सटेंशन वाली लिमिट थी 6 महीने, 3 महीने। वो अगर आप उससे ज्यादा जाते हो, पर डे की आपकी यहाँ पे लिमिट है 50,000 पर डे, से आपको पेनल्टी और लगती जाएगी इधर। ठीक है जी, और इधर ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जिसकी गड़बड़ जिस ऑफिसर ने गलती की उसको लग से लगेगी 25,000 मिनिमम, मैक्सिमम 5 लाख। ठीक है, 1 लाख, 3 लाख, इधर 25,000, 5 लाख है। ठीक है, और 50,000 पर डे की इधर लिमिट है। आओ जी आओ हमारे 393 वाले सेक्शन पे। ठीक है, 393 सेक्शन क्या था बताओ जरा? सेक्शन के नाम से ही पता होना चाहिए, बताना जरा। मैम वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट नहीं होगी, जो भी हाँ, पर्सन्स के साथ है उनकी अगर कंपनी से पैसा लेना है तो उनको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना, फॉरेन कंपनी ने कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं की, उनको तो सजा मिलेगी। उनकी सजा का भुगतान पब्लिक क्यों करे, आम जनता क्यों करे, जिनके साथ वो डीलिंग कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई, वॉइड नहीं डिक्लेयर, वो वैलिड रहे। ठीक है, तो कहते हैं फेलियर ऑफ चैप्टर 22 नॉट इफेक्ट एनी वैलिडिटी ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट या डीलिंग ट्रांजैक्शन, कुछ भी आप कर रहे हो। और इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि अब अगर उनके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करे, अब ये खत्म कॉन्ट्रैक्ट, और ना लोग उनके ऊपर केस कर सकते हैं भाई। ठीक है, आम जनता केस भी कर सकती है अपने पैसे वगैरह निकलवाने के लिए। ठीक है, तो नॉट इफेक्ट वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, और इट्स लायबिलिटी टू बी सूड, वैलिड भी रहेगा कॉन्ट्रैक्ट और लोग केस भी कर सकते हैं। पर क्या ये कर सकते हैं केस उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर रह के? वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर इसको कुछ पैसा का कुछ लेन देन करना था, इसको कुछ प्रॉब्लम है, क्या ये कर सकते हैं केस? अगर इसने कंपनीज एक्ट की बात नहीं सुनी या चैप्टर 22 नहीं नो कंप्लाई किया, इसके पास ही हक रहेगा? नो, हाँ या इसके ना पास बोलो। राइट नहीं है बिल्कुल जब तक जनरल सी ये बात। कंप्लाई नहीं करता प्रोविजंस के। कंपनीज एक्ट की बिल्कुल ठीक मंदी, कंपनीज एक्ट की बात नहीं सुनोगे, वो हक कहाँ से मिल जाएगा वो लड़ने वाला कोर्ट में जाने का? यही बोला, नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सूट, कुछ क्लेम नहीं कर सकता, कुछ लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकता, कार्रवाई नहीं करवा सकता, केस नहीं कर सकता वो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जब तक वो कंपनीज एक्ट की प्रोविजन और चैप्टर 22 की बातें ना मान ले। ठीक है, फिर आओ जी हमारा लास्ट सेक्शन क्या सा था? एग्जेम्पशंस का। ठीक है जी, यहाँ पे एग्जेम्पशन किसको मिलनी है? फॉरेन कंपनी, या वही फेवरेट लाइन जिसका जन्म हो गया बाहर या होने, कि जिसने इंडिया में खोल लिया दफ्तर, पीओबी, अभी खोला नहीं। ठीक है, किससे रिलेटेड एग्जेम्पशन मिल सकती है? सिक्योरिटीज जो आप ऑफर कर रहे हो, या जो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जो हमने ऊपर रिक्वायरमेंट्स किए है ना, ऊपर क्या क्या किए, मेन प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड या वो सिक्योरिटीज ऑफर आईडीआर वगैरह का की है। ठीक है, क्या जो भी उनसे मैटर रिलेटेड है। और ये कहाँ पे है ऑफर कर रहे? हाँ, कहाँ पे कर रहे हो सिक्योरिटीज वगैरह, प्रोस्पेक्टस इशू करे किधर, कौन से वाले एरिया में? आईएफएससी। हाँ, आईएफएससी किधर बने हुए हैं? एसईजेड ऐसे एक्ट में। एससी। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो एसईजेड में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो, प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, या उससे रिलेटेड जो भी कामकाज कर रहे हो, तो सरकार चाहे तो आपको क्या दे सकते हैं? यहाँ पर एग्जेम्पशन दे सकते हैं, वही नोटिफाई कर। ठीक है, फिर लास्ट में हमारा क्या रह गया था? एक रूल था हमारा, रूल 12। ठीक है, रूल 12 था। ठीक है, रूल 12 में क्या था? क्या था बोलो जी? मैम अगर कोई फॉरेन कंपनी का गलत इस्तेमाल कर रहा है नाम का, तो वो नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई बंदा अपना कामकाज कर रहा है ना, कुछ खरीद बेच कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, धंधा कर रहा है, किसी फॉरेन कंपनी का नाम यूज करके। ठीक है, फॉरेन कंपनी वही जिस इस एक्ट में रजिस्टर्ड है ना, तो उस बंदे के ऊपर कार्रवाई चल सकती है, कार्रवाई का सेक्शन 210। ठीक है, इसका अलग से चैप्टर है कार्रवाई का भी हमारा। ठीक है जी, और तब तक अगर इसने क्या कर लिया, कब इसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, जब तक ये खुद उसमें रजिस्टर हो जाए एज फॉरेन कंपनी। ठीक है, तब तो मान लेंगे ठीक है, ये भी फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कर सकता है फिर फॉरेन कंपनी का नहीं। ठीक है, नहीं तो तब तक कार्रवाई चलेगी इसके ऊपर। ठीक है जी, हाँ जी बोलो जी। तो ये था हमारा कौन सा? फॉरेन कंपनी का चैप्टर, जो आपका सीए इंटर में ऐड हुआ है, न्यू सिलेबस। ठीक है, और मतलब बिल्कुल छुटपुट सा सेक्शन है। कितने हैं यहाँ पे? पहला तो डेफिनेशन है। ठीक है, देन हमारे कितने हैं?
ये सेक्शंस हैं, 16 सेक्शंस हैं, एक डेफिनेशन है, और एक डेफिनेशन हमारी 41 की भी इसमें कवर हो रही है फाइनेंशियल ईयर वाली। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन, देन यहाँ पे 16 के अराउंड हमारे क्या है सेक्शंस हैं, बीच में रूल्स हमने कवर कर लिए, एक अलग से यहाँ पर रूल दे रहे। ठीक है, तो ये छुटपुट सा सेक्शन था। हाँ जी, समझ आया सबको? बोलो जी बोलो। हाँ जी बोलो यस बच्चों, मैम। समझ आया? ठीक है यस जी। मैम। कंट्रोल और ठीक है, चलो फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।